आप बिल्कुल ना भूले कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन कंट्रीज में है, अगर आप उन कंट्रीज के अंदर काम करना चालू करें, मैं क्लियर बोल सकता हूँ आकाश भाई, आप एक कंट्री पकड़ो और एक कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट पकड़ो, यू कैन बी अ करोड़पति। एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो हाउ दे कैन स्टार्ट। आप जापान की स्टोरी को कभी पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि ये कंट्री एक फॉइनिक्स की तरह कैसे उठा। पर्टिकुलरली कंट्री ने ये सोचा हम वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो हम बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से किसी भी इंडिविजुअल कंट्री पर क्या इफेक्ट होता है? जो हम एक्सपोर्ट करके पर्टिकुलरली अमाउंट को रिबेट करते हैं इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी के तौर पे, वो बहुत हैवी है एंड इसी की बदौलत हमारा ट्रेड बैलेंस राइट नाउ बैलेंस जा रहा है। अगर मान लो कि ये थोड़ा भी डगमगाया, इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट कम हुआ, तो आकाश भाई उसके सामने मुझे फॉरेन करेंसी अब अर्न करने के लिए एक ही तरीका है, अपना गोल्ड बेचो। अभी लोचा ये है कि गोल्ड भी अपने पास खुद का नहीं है, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के बारे में जब हम सुनते हैं या फिर सोचते हैं तब ज़्यादातर ये होता है कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, हम उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा कम है कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना पाना ज़्यादा मुश्किल है। चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता इसलिए है क्योंकि इनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत है। अगर एक बंदे को आप 50 मशीन संभालने के लिए बोलो, वो इजीली संभाल लेगा। अगर वही 50 मशीन इंडिया में संभालने हो तो हमें मिनिमम 7 से 8 बंदे चाहिए। हम जब भी रील्स देखते हैं हमें कितनी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है? 5, 10, 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 50। 11,717 प्रोडक्ट। Whenever we are talking about the export, we think that US भेजना है, कनाडा भेजना है, न्यूजीलैंड भेजना है। मैं बोलता हूँ भूटान क्यों नहीं भेज रहे हो आप? मैं बोलता हूँ म्यांमार क्यों नहीं भेज रहे हो? मैं बोलता हूँ आप छोटे छोटे कंट्री बोलीविया, अर्जेंटीना, इसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? बॉस, दिस आर द मार्केट एंड वी आर द कंट्री जो 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दुनिया में और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाला कंट्री आफ्टर चाइना। और ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम पहले ही साल में या फिर 6 महीने में ये अभी एक्सपोर्ट की ऑफिस की थी बंद कर दी, या फिर कंटेनर फंस गया लो साई बंद कर दी। लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं मेजोरिटी? अभी देखिए, दुबई में जो पैसा फंसता है ना, इसका रीजन इंडियंस है। कौन इंपोर्ट करते हैं दुबई में? इंडियंस इंपोर्ट करते हैं। इंडियन इंपोर्ट करके इंडियन को ही फंसा रहे हैं। इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 33% हिस्सा गुजरात से। यदि कोई गुजरात से है और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं, कौन सी वो टॉप 4 या टॉप 5 हाई मार्जिन प्रोडक्ट होंगी आपके हिसाब से? आज का ये पॉडकास्ट हम इंडिया को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए इंटेंशनली आपके लिए कर रहे हैं, और सब्जेक्ट है import export. And to discuss this subject, data, example, reports and elaborated strategies, we have invited Mr. Amit Bhai Mulani, who is GJEPC's India's official and one and only trainer, जिन्होंने अब तक 26 कंट्रीज से 4500 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। और ना सिर्फ ट्रेन किया है, वो खुद 2012 से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी है। आई एम डेम श्योर कि अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है, जितने भी रूमर्स है या फिर जितने भी फियर्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप भी एक एक्सपोर्ट बिजनेस या फिर इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम मिस्टर अमित भाई मुलानी। अमित भाई, वेलकम टू द आकाश उकानी शो। थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश फॉर हैविंग मी हियर। या बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सब्जेक्ट पर ना हम एक ऐसा तगड़ा पॉडकास्ट बना, लेकिन हम वी वर फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट एपिसोड, एंड सडनली नोटिफिकेशन कैम, एंड वो नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, वो आपको पूरी कायनात उसे आपके मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ, एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम, एंड ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है इस पावरफुल पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट सर हमें जो डिलीवर करना है ना, वो पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए उसके वाई पर, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस फेल क्यों होते हैं उस पर हमें करना है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन से पहले मुझे ये जानना है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कैसे आए। मुझे थोड़ा बहुत आपके बारे में भी जानना है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन मिस्टर आकाश फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली जैसे आपने बताया कि शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो या तो कायनात आपको डेफिनेटली उनसे मिलाती है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बट ऑब्वियस आपके बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी देखता भी हूँ और प्लेजर। मैंने कई बार ये सोचा कि एक बार आकाश भाई से बात की जाए कि हम लोग करते हैं पॉडकास्ट, एंड सडनली आई गॉट द कॉल फ्रॉम यू।
So it's my pleasure to be here. So basically, मैं professionally एक civil engineer हूँ and I have done my master in civil engineering. एंड बाद में मैंने करियर की शुरुआत की थी एज अ प्रोफेसर. तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 साल तक प्रोफेसर था. यू आर टीचिंग. यस. ड्यूरिंग द टाइम बट ऑब्वियस मेरे दिमाग में बिजनेस आइडियाज तो थे. आपने जो सवाल पूछा कि मैं बिजनेस में कैसे आया, तो Exactly. उसका अगर बेसिक में बताऊँ तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा था कि पूरी दुनिया घूमनी है. कुछ ऐसा करना है कि जैसे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री को जाने, उनके कल्चर को समझे. और क्लिक हुआ कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस कि जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं. और इसीलिए ये जर्नी की शुरुआत हुई अल्टीमेटली. आपकी अगर मैं लोगों को बताऊं, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप ट्रेनर बाद में, लेकिन फर्स्ट आप एंटरप्रेन्योर हो, राइट? Yes. लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया, क्या सोच थी, क्या करना था, क्या मिशन था, क्या विजन था, और ये पूरी जर्नी यहाँ की इंडिया द ओनली जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ट्रेनर, राइट? तो यहाँ तक की सफर के बारे में मुझे जानना है, लेकिन क्या सोच थी कि क्या करना है, क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट? सो पर्टिकुलरली 2011 मुझे हम्म. शार्पली याद है कि मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे स्पेसिफिकली ये बताया कि इंडिया के अंदर अगर हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करें. इन 2011 वी हैव स्टार्टेड वन कंपनी कॉल्ड रद्दीवाला.com. ओके. हम लोग क्या करते थे कि हाउस होल्ड से अलग अलग जो पेपर और पस्ती होती थी उनको कलेक्ट करते थे. और ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हाउस होल्ड पे जाके उनकी पस्ती को उनके दाम में खरीदें एंड एक ऑर्गेनाइज लेवल पे इस बिजनेस को लेके आए. बहुत ही अच्छी सफलता में मिली. बट ऑब्वियसली थोड़ा मेरी एज छोटी छोटी थी थी. एंड जो भी एम्प्लॉय थे उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था. तो उस बात को लेके हमने वो वाला बिजनेस जो था उनको 6 महीने के बाद स्टॉप किया. बट वहां से एक आइडिया क्रिएट हुआ कि अगर पेपर की इतनी सारी डिमांड इंडिया के अंदर ऑलरेडी है और मिल अगर आपसे पेपर सामने से खरीदने के लिए आती है, तो ऐसे केस में हम पेपर का इंपोर्ट करके क्यों नहीं दे सकते. वहां से शुरुआत हुई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीज की. मतलब वहां से सीड एक्चुअली बोया गया. एंड इन 2012 हम लोग ऑलरेडी एक बार इंपोर्ट कर चुके थे पेपर का. एंड उसके बाद इन 2012 वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सपोर्ट. हमें लगा कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एंड वहाँ से मेरी शुरुआत हुई 2012 में मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल से. ओके. सो इन दैट वे आई केम इनटू द पिक्चर विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. लेकिन अभी जो सिनारियो है इन 2025, अभी कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मतलब कि इंपोर्ट कौन कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या चीज़ हो रही है? एब्सोल्युटली. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें 2025 के हिसाब से, तो हाईएस्ट जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है वो बट ऑब्वियस फ्यूअल है एंड ये नेचुरल कमोडिटीज़ हैं. तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसके ऊपर बट ऑब्वियस हम इंडिविजुअली काम कर पाते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इन दैट केस ये गवर्नमेंट की कमोडिटीज़ में आ जाता है. बट उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है स्मार्टफोन. अब देखिए पिछले 4-5 सालों से स्मार्टफोन इंडिया से हैवीली एक्सपोर्ट हो रहे हैं. उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वी आर हाईली एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड. साथ में हमारे स्पाइसेस दुनिया भर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसके ब्लैंड्स वगैरह. जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द वेरी गुड वी कैन से बिजनेस जब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ खास तौर पे. उसके साथ साथ अगर आप बात करें मरीन प्रोडक्ट्स लाइक विच इज कम्स अंडर द मपेडा, तो मरीन प्रोडक्ट में हमारे जो श्रीम्प है और जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ द फिशेज हैं, इनका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है. मीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो इसके अंदर एंटर होता है. एंड उसके अलावा आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स ले लो, खास तौर पे जिनके अंदर टाइल्स एंड सैनिटरी प्रोडक्ट जो आती है, इनका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इट. डेफिनेटली सैनिटरी इट इज द टाइल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके. यस. एंड उसके अलावा बट ऑब्वियस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन, हम बोल नहीं सकते कि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बट ऑब्वियस इट इज ओरल एंड इंजेक्टेबल मेडिसिन जिनका हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं. पिछले 3-4 सालों से अब इंडिया सोलर पैनल एक्सपोर्टर हो चुका है. एग्जैक्टली. और उसमें भी अगर हम जैसे कि हम सूरत से है तो सूरत का बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है. एब्सोल्युटली. एंड उसके साथ साथ व्हीकल्स एक्सपोर्ट हम करने लगे. दुनिया की कई सारी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी व्हीकल्स बना के वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट में बेच रही है. और साथ में आकाश भाई, अगर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो की प्रोडक्ट बोली जा सकती है वो है टेक्सटाइल.
क्योंकि डेफिनेटली। टेक्सटाइल ये ऐसी प्रोडक्ट है जो दुनिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर है, बट उसका एक्सपोर्ट जो है वो पिछले सालों में बहुत हैवीली बढ़ा है। हैवीली हुआ है या तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कभी भी ऐसा नहीं है कि नॉन डिमांड होगा। और साथ में जिस तरह की अब इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनने लगी हैं, वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट और भी बढ़ेगा और इंडिया उसका एक की प्लेयर होगा आने वाले टाइम में, जहाँ पे हम लोग चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर बन सकते हैं डेफिनेटली। डेफिनेटली। कि कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से किसी भी इंडिविजुअल कंट्री पर क्या इफेक्ट होता है, अगर हम इकोनॉमी की नजरिए से देखें या फिर जीडीपी के नजरिए से देखें तो क्या इम्पैक्ट होता है? यस एब्सोल्युटली। देखिए, अगर आप अमेरिका को देखें तो ये एक कंज्यूमर मार्केट है। एक्जेक्टली। तो अमेरिका जो है वो ज्यादा इंपोर्ट करता इंपोर्ट है करता और एक्सपोर्ट उनसे कम करता है, है। बट उसका जो इतना इंपोर्ट है ना उससे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है। अगर हम उसी बात को लेके इंडिया के बारे में बात करें, Yep. अभी लास्ट ईयर के मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कि इन 2024 कैलेंडर ईयर इंडिया का जो इंपोर्ट था वो 60 लाख करोड़ के आजू बाजू था। Oh. एंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो 37 लाख करोड़ था। और जो सर्विसेज है उनके अंदर हमारा एक्सपोर्ट अराउंड 24 लाख करोड़ था। आप क्यूमुलेट करो, टोटल एक्सपोर्ट होता है 61 लाख करोड़ के आजू बाजू, टोटल इंपोर्ट होता है 60 लाख करोड़ के आजू बाजू। अब हम ये देखते हैं, अगर ये नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में गया तो क्या होता है। इंडिया डॉलर बट ऑब्वियस प्रिंट नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर हम डॉलर अर्न नहीं करेंगे तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इंपोर्ट करने के लिए मुझे डॉलर चाहिए। अभी ये डॉलर हैवीली आता कहाँ से है? मेनली एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट से। सेकेंड नंबर टूरिज्म से, थर्ड नंबर जो एफडीआई आता है उनसे। बट अगर आप टूरिज्म और एफडीआई को देखें तो उसके सामने जो हम एक्सपोर्ट करके पर्टिकुलरली अमाउंट को रिबेट करते हैं इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी के तौर पे, वो बहुत हैवी है। एंड इसी की बदौलत हमारा ट्रेड बैलेंस राइट नाउ बैलेंस जा रहा है। अगर मान लो कि ये थोड़ा भी डगमगाया, इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट कम हुआ, तो आकाश भाई उसके सामने मुझे फॉरेन करेंसी अब अर्न करने के लिए एक ही तरीका है, अपना गोल्ड बेचो। अभी लोचा ये है कि गोल्ड भी अपने पास खुद का नहीं है, खुद का हम लोग नहीं है। इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वी हैवंट एनी ऑप्शन। तो आप देखिए गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव ये पिछले सालों में लेके आई है, वो सारे इनिशिएटिव एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री की जीडीपी में भी फर्क आएगा, ये भी ग्रो होगा और सस्टेनेबल आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट मिलता है तो जीडीपी को थ्रस्ट मिलता है। एग्जैक्टली। अभी थोड़े दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी का जैसे एक बयान आया था कि हर गांव हर मोहल्ले में बता दो कि विदेशी प्रोडक्ट कम बेचे या फिर बेचो ही मत। इससे क्या होगा कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको बढ़ावा मिलेगा। Absolutely. लोग इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट्स योर थॉट इन इट कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को नजरिए से आप अगर देखें तो बिना इंपोर्ट के हम सर्वाइव कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी क्लियर दैट बिना इंपोर्ट के कोई कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। बिकॉज जब आप एक डेवलपिंग कंट्री होते हो ना, तो आपको कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इंपोर्टेड है। Yep. एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हम लोग सूरत से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसमें टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको पता है कि मोस्ट ऑफ मशीनरी ये हम लोग बाहर से लाते हैं। एग्जैक्टली। अगर ये मशीन आएंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं। अगर प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं तो हम उनको एक्सपोर्ट कर कैसे पाएंगे, या तो लोकल मार्केट डेवलप कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो इंपोर्ट तो आकाश भाई पॉसिबल ही नहीं है कि हम बंद करें। बट जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो अगर हम थोड़ा और डिफाइन करें तो ये इस मैनर में है कि जो प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली हम बना सकते हैं, हम जो बना रहे हैं, जिनमें मान लो कि वो क्वालिटी शायद इंपोर्ट वाली नहीं मिल रही है, पर जब हम लोग एक्सेप्ट करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस है उनके अंदर इनोवेशन आएंगे और वो अच्छी प्रोडक्ट हमको दे पाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि मेड इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया, एंड बट ऑब्वियस वी हैव टू गो विद लोकल टू ग्लोबल। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोकल प्रोडक्ट को ही उस काबिल बना दे कि हम खुद तो खरीदे लेकिन हम दुनिया के कई कोनों में जाके अपनी प्रोडक्ट को बेच पाए, तो मुझे लगता है कि उनका जो विजन है और जो उनका लॉन्ग थॉट है वो डेफिनेटली मतलब फलीभूत होगा, और इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटी बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, आप जापान की स्टोरी को कभी पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि ये कंट्री एक फॉयनिक्स की तरह कैसे उठा।
एग्जाम्पल के तौर पे जब हिरोशिमा और नागासाकी का उनके ऊपर अटैक हुआ, एटम बम हुआ है। उसके बाद ये कंट्री पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, एंड उसके बाद पर्टिकुलरली कंट्री ने ये सोचा हम वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो हम बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया इट्स ओके, इंपोर्ट करना जरूरी है, बट अगर हम मैक्सिमम फोकस उस पर करें कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का है और वही खरीदे, तो ऑटोमेटिकली लोकल जीडीपी भी बढ़ेगा और इंटरनेशनल अपना पहुंच भी बढ़ेगा। डेफिनेटली जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तब चाइना को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 100%। जब भी तीन ही चीज का सामने आती है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, चाइना, दुबई और यूएसए। लोगों के नजर में ये तीन ही दिखाई देते हैं कि यूएसए बेचना है, दुबई बेचना है, चाइना से लाना है। ये चीज अभी हो चुकी है। चाइना के बारे में जब हम सुनते हैं या फिर सोचते हैं तब ज्यादातर ये होता है कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा कम है कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना पाना ज्यादा मुश्किल है। तब अभी अभी जाके ये जो हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है कि मेड इन इंडिया, तो वो किस तरह से बढ़ पाएंगे कि वो तो कोस्टिंग में हम उसको बीट अभी नहीं कर पाते। तो क्या क्या फ्यूचर होने वाला है आपके नजरिए से, मुझे ये पहले समझना है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। या देखिए, ये जो पूरा का पूरा सवाल है ना, उसको हम 2-3 पहलू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। ये वो इकोनॉमी है जिनको अगर आप बीट करना चाहो तो मैं ये क्लियर बोल सकता हूँ कि आज की दिन में इंडिया को 100 इयर्स लगेंगे। डेफिनेटली। सेकेंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्ट हम लोग सस्ता नहीं बनाते हैं और चाइना सस्ता बनाते हैं, ये मीथ है। अब सच देखिए, क्या है? कुछ सेक्टर जो है उनके अंदर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहाँ पे उनके पास रॉ मटेरियल अच्छा है या तो क्वांटिटी में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि वो सस्ता बना रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोग जब एक्सपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं उस वक्त जो कैलकुलेशन स्पेसिफिकली हमारी इनवॉइसिंग में होना चाहिए, उनका प्रॉपर कोई ज्ञान हमें होता नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें ये बिलीव है या तो हम ये मानते हैं कि चाइना सस्ता देता है। आकाश भाई, चाइना सस्ता देता नहीं है। चाइना ये वो कंट्री है जिसने कई प्रोडक्ट्स पहली बार दिए हैं। अगर आप पहली बार किसी प्रोडक्ट को खरीदो और डेफिनेटली उसके बाद अगर और कोई ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए तो उनकी प्राइसिंग कंपैरिजन में हमें सस्ता लगता है। डेफिनेटली। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। प्लीज। 2020 कोरोना के टाइम पे जो मास्क N95 ये हमने लोकल में प्रोडक्शन करना चालू किया, और मुझे आज भी याद है कि N95 मास्क का पहला प्रोडक्शन सूरत से हुआ था। और वो भी कैसे, उसके प्रोफेशनल मशीनरी से नहीं, यहाँ के वो लोग जो लेस पट्टा की मशीन चला रहे थे ना जिसमें लेस बनाते हैं, हाँ। उनमें डाई लगा के उन्होंने मास्क तैयार किया। आप मतलब कि समझो, जुगाड़ तो है 100% एवरीवेयर। बात ये है कि वो मास्क हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, उसका एवरेज वैल्यू 20 to 25 रुपीज हम दे रहे थे। हमने जब बनाना चालू किया तो पता चला कि ये मास्क तो 2 से 2.5 रुपए में बनता है। अब आप गेम समझिए, जो चीज हम बना ही नहीं रहे थे ना, हमें लगता था वो इतने में सस्ता ही मिल रहा है, पर जब हमने बनाना चालू किया तो पता चला कि ये तो बहुत सस्ता है। अब इसी गेम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 3 सेक्टर समझाता हूँ प्लीज, जहां पे आज हम लोग चाइना को टफ कंपटीशन दे रहे हैं। द फर्स्ट इज बट ऑब्वियस टाइल्स एंड सैनिटरी। अब देखिए, इंडिया आज दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टाइल्स का। चाइनीज यहाँ पे आके स्टडी करते हैं हाउ वी आर डूइंग दिस, हम ये कैसे कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास कुछ तो ऐसा है जहां पे हम चाइनीज को बीट कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे इट इज अबाउट द मेडिकल प्रोडक्ट्स। इट इज एज आई टोल्ड ऑलरेडी दैट ओरल एंड इंजेक्टेबल। अब देखिए, आज दुनिया का टोटल जितना इंपोर्ट है उसमें इंडिया का शेयर ऑलमोस्ट 37% है। इवन अगेन वी हैव बिटन द चाइना। थर्ड नंबर पे आप देखिए, इट इज अ टॉयज सेक्टर। आज से 6 साल 7 साल पहले वी आर नेट इंपोर्टर ऑफ द टॉयज, वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरर्स ओवर हियर। गवर्नमेंट ने कंप्लीट पॉलिसी लाया कि हम लोग इंपोर्ट बंद करेंगे, और ये स्ट्रिक्ट रूल लाने के बाद आज आप देखिए इंडिया के अंदर टॉयज का इतना मैन्युफैक्चरिंग है कि हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं कई मार्केट्स के अंदर। जो गाड़ियां बच्चों के लिए जो स्कूटर होते हैं, आज वो स्कूटर हम लोग बना रहे हैं, वो तकरीबन 1200 से 1500 की कॉस्ट में बन रहा है। वो वही क्वालिटी आज से 4 साल पहले हम चाइना से लेके आते थे 3000 से 3500 में। तो डेफिनेटली इन दैट केस
ये बात समझ की है। जब हम समझने लगे, हमने डाई को पहचाना, हमने डिजाइन्स को समझा और हमारे रॉ मटेरियल्स को हमने आइडेंटिफाई किया, तो बहुत प्रोडक्ट हम आज सस्ता चाइना से बना रहे हैं ऑलरेडी। दूसरी बात आप देखिए, अभी आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरा ऐसा अरेंजमेंट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो उसमें गवर्नमेंट आपको 3 बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने जैसी बात है। पहला तो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आपने जीएसटी लगाया है तो जीएसटी आपको रिबेट मिलता है। अब बात को समझिए कि कस्टमर के ऊपर तो जीएसटी लग ही नहीं सकता। इट्स अ रूल ऑफ डब्ल्यूटीओ कि किसी एक कंट्री का टैक्स दूसरे पे नहीं जाता। बट आप भी लोकल में जो टैक्सेस भरते हैं वो भी रिबेट है। मान लो कि अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदूं और मैंने टैक्स भरा है, मुझे रिबेट मिलता है। रिबेट मिलेगा। आप समझो कि 100 रुपीज की आपकी प्रोडक्ट है, 18 रुपीज का उसके ऊपर टैक्स 18% के हिसाब से, तो ये 18% यानी कि 18 रुपीज गवर्नमेंट आपको रिफंड कर रही है। बॉस, ये आपका पहले कॉस्ट था, अभी आपका प्रॉफिट है। अगर ये कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे तो सामने वाले बंदे को आपका कोटेशन पोसाएगा कैसे? नहीं, इसी एक्सपोर्ट नहीं आएगा कभी। हाँ, इसी एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट एक और बेनिफिट दे रही है जिनको हम बोलते हैं रॉट टैप। इट इज कॉल्ड द रेमिशन ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिवाइड ऑन द एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स। आप उनका स्लैब देखो, 0.15% से लेके इनके बेनिफिट 4% तक जाते हैं। अगर मान लो कि मैं एवरेज पकड़ू 1.5% ऑन माई प्रोडक्ट, तो 100 रुपए पे 1.5 रुपया गवर्नमेंट ये दे रही है। और इसी एक्सपोर्ट पे तीसरा बेनिफिट है, दिस इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। आप इनको अगर कवर करें तो 1% से लेके 7-8% तक है। और अगर इसको मैं 2% के हिसाब से काउंट करूं तो 2% गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे रिफंड कर रही है। इट इज अबाउट 100 रुपीज इनवॉइस। तो 18 रुपए तो मेरा टैक्स बचा जी। उसके अलावा 1.5 और 2 मतलब 3.5% ये। अगर मैं 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करूं आकाश भाई, 3.5 लाख तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड कर रही है। इट इज गवर्नमेंट बेनिफिट्स ओनली। 18% तो मैंने अलग से लगाया। आप कैलकुलेट करो, मुझे कहीं नहीं लगता कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज में इंडिया ये चाइना से चीपर नहीं है। मेरे पास कुछ एग्जांपल है जहां पे हम लोग चाइना से चीपर रेट में प्रोडक्ट बनाते हैं। चीपर नहीं बोलूंगा मैं, अफोर्डेबल बोलूंगा, बिकॉज अफोर्डेबल इज द परफेक्ट वर्ड। एंड उसकी क्वालिटी अच्छी है। लाइक अगर आप इंडिया की जितनी भी होटलियर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स आप देखो, क्वालिटी हमारी अच्छी है और उनका प्राइसिंग अफोर्डेबल है। तो ये गेम जो है ना, उसको पहले माइंड करना बहुत जरूरी है। Definitely. हम जो देखते हैं कई बार ये सही नहीं होता, और अगर मिथ को लेके चलेंगे हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। एक जगह पे इंडिया और चाइना की कंपैरिजन मैं डेफिनेटली देखता हूं। चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता इसलिए है क्योंकि इनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत हैवी है। अगर एक बंदे को आप 50 मशीन संभालने के लिए बोलो, वो इजीली संभाल लेगा। अगर वही 50 मशीन इंडिया में संभालने हो तो हमें मिनिमम 7 से 8 बंदे चाहिए। और अगर हमने इंडिया वर्सेस चाइनीज माइंडसेट के बारे में अगर पूरा पॉडकास्ट किया तो आई एम डेम श्योर कि इसके ऊपर 3 से 4 पॉडकास्ट इजीली बन सकते हैं। लेकिन दैट इज वास्ट टॉपिक, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं वही बता रहा था कि अल्टीमेटली देखिए, बात ये है कि चाइनीज की एफिशिएंसी अच्छी होने की बदौलत वो प्रोडक्शन फास्ट करते हैं, वो प्रोडक्शन बल्क करते हैं, और जब बल्क प्रोडक्शन होता है तो उसका प्राइस डाउन जाता ही है। अदर देन दैट, ये चाइना का खुद का स्टेटमेंट है कि दुनिया की कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो हमें मात कर पाए। रादर आप इंडिया को पकड़ो। बिकॉज आज की डेट में आकाश भाई, इंडिया इज द हाईली एजुकेटेड कंट्री। इट इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज द हाईली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इस बात को मैं गौर इसलिए करवाना चाहूंगा क्योंकि चाइनीज 92% इंग्लिश नहीं जानते। आप इंडियन पकड़ो, ऑलमोस्ट आर नोइंग द इंग्लिश। इसका सीधा मतलब क्या होता है? यू कैन कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी इजीली। उसके अलावा आप इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल कंडीशन देखो, एकदम परफेक्ट जगह पे हम लोग। आप ईस्टर्न कंट्रीज पकड़ो, नॉर्दर्न कंट्री पकड़ो, हर जगह पे तुम्हारा कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। हमारी जो ऋतु ये है वो एकदम परफेक्ट सीजन पे है। इसका मतलब इसका भी बड़ा बेनिफिट हमें प्रोडक्शन के अंदर मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमारी जितनी भी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस है वो भी बहुत साउंड है। जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कंट्रीज के चाइना के साथ नहीं है, वैसे कंट्रीज के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में इनिशिएट किए। जस्ट फॉर द ऑडियंस पर्पस, क्या आप मुझे थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लीज? सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका किसी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है
तो उस एग्रीमेंट में कई सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनको अगर आप उस कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करें तो उसके ऊपर ड्यूटी जीरो या तो Zero. कम हो सकती है, एंड हम अगर एक्सपोर्ट करें तो वहां पे ड्यूटी जीरो या तो Zero. कम हो सकती है। अब मैं उसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स तैयार किए हैं, और बट ऑब्वियस ये ऑलरेडी वी कैन से इन साइकिल है। सबसे पहला इट इज यूएई, इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन 2022 सेम ईयर हमने एग्रीमेंट किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब देखिए ये साल हमारा एग्रीमेंट हुआ यूके के साथ, डेफिनेटली। पिछले साल हमारा एग्रीमेंट हुआ था ईएफटीए कंट्री के साथ। हम लोग राइट नाउ ऑलरेडी टॉक में हैं ईयू कंट्रीज के साथ। एग्जैक्टली। राइट नाउ आपको न्यूज भी मिला होगा कि अमेरिका के साथ भी हमारी ये बातचीत चालू हो गई है। यस। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज कनाडा, जिनके साथ भी हमारी बातचीत ऑलरेडी चालू हुई थी, बट बिकॉज ऑफ सम टर्मोइल वो बीच में अटका। आप देखो ये जो क्लस्टर में बोला ना, ये वो क्लस्टर है जहां पे दुनिया के 60% कंज्यूमर है। अगर इसको हमने अडॉप्ट किया, आप पकड़ो चाइना की कंपटीशन में वी आर द ओनली कंट्री जो उस कंट्रीज के अंदर छप्पर फाड़ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके मतलब जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। डेफिनेटली। तो मैं जो कोटेशन की बात कर रहा था, उस कोटेशन में आप बिल्कुल ना भूले कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन कंट्रीज में है, अगर आप उन कंट्रीज के अंदर काम करना चालू करें, मैं क्लियर बोल सकता हूँ आकाश भाई, आप एक कंट्री पकड़ो और एक कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट पकड़ो, यू कैन बी अ करोड़पति। डेफिनेटली। 110%। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया की जो अपॉर्चुनिटीज है अपने पास और हमारी जो स्किल है ना, मैं उसके बेस पर बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। बस शुरुआत कहाँ से करनी है? समझ से। मैं क्लियरली बोलता हूँ ये बात को कि हमारे फादर की जनरेशन ने जो देखा वो नॉन इंटरनेट जमाने की चीजें थी, इसलिए परसेप्शंस कुछ अलग थे। हम जो देख रहे हैं वो इंटरनेट के जमाने की चीजें हैं। आज पृथ्वी आप गूगल मैप पे लाओ तो 2 मिनट में घुमा सकते हो। हाँ। तो बट ऑब्वियस आपके परसेप्शन और आपकी रियलिटी अलग है। आप सीखो, पहले समझो, और फॉर इंटरनेशनल बिजनेस में जाओ, आपको सिंपल समझ में आएगा। चाइना के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी मात दे रहे हैं, एंड अगले आने वाले सालों में कई सारी प्रोडक्ट के अंदर हम और भी कंपटीशन को बढ़ाने वाले हैं। ये पूरी कहानी ना मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे कि हनुमान जी। अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं, जैसे हनुमान जी को उनकी कैपेसिटी क्या है वो मालूम नहीं थी, वही हुआ है ना इंडिया को उसकी कैपेसिटी क्या है नहीं मालूम है। इसीलिए हम ऐसे एक हम पूरा डिपेंडेबल है कि भाई जिनको नहीं मालूम है, भाई चाइना है आगे है तो आगे, हम कर भी कुछ नहीं रही है। लेकिन जैसे भी आपने बताया, और हमारा भी विजन यही है कि भाई हम ना 2047 तक भारत को डेवलप नेशन के तौर पर देखना चाहते हैं, और ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्चुनेट है कि हम ये देख सकते हैं। जिनका वो फ्रीडम फाइटर वाला फेस था वो चला गया, लेकिन हमारे पास तो ये मौका है भाई, ये देखना है, और इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। इंपोर्ट की अभी मुझे बात नहीं करनी है फॉर वाइल। एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि अभी आपने बोला कि एक्सपोर्ट से डॉलर आएंगे, और बहुत सारे लोगों को यहीं पे इंटरेस्ट है। अगर किसी को एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो हाउ दे कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे ये पूरा का पूरा नॉलेज और डिटेल स्टेप बाय स्टेप चाहिए प्लीज। डेफिनेटली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके माइंडसेट से। देखिए, सबसे पहला तो मेरा ये माइंडसेट होना चाहिए और मुझे ये क्लियर थॉट होना चाहिए कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनको हमें फॉलो करना है। इसको ऐसे फॉलो करना है जहां पे आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ह्यूमैनिटी एंड आपकी अपने कंट्री के प्रति सोच, ये उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आप एक पैट्रियोटिक पर्सन के तौर पे अपने कंट्री को रियली आगे लेके जाना चाहते हैं। पहली बात ये। डेफिनेटली। अगर आपकी ये सोच बनी है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कर सकता हूं, तो दूसरा स्टेप आता है, इट इज अ डेटा एनालिसिस। देखिए आकाश भाई, द बिगेस्ट इश्यू विद अस इज दैट हम जो देखते हैं ना, इंडियंस वही मानते हैं, और जो मानते हैं ना वही करते हैं। आज तक मैंने ये देखा है कि रिसर्च और डेटा एनालिसिस ये बहुत कम होता है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ही नहीं। अब मेरे पर्सनल आज तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि whenever I got call to get the information about the export and import, people are asking me that कौन सी प्रोडक्ट पे काम करें जिनमें प्रॉफिट है। दूसरा सवाल, बायर कैसे ढूंढे, दैट आई हैव द प्रोडक्ट, मेरे को बेचना है, तो मैं कैसे ढूंढूं बायर। एंड तीसरा कॉमन सवाल, दैट आई वांट टू स्टार्ट पर आई डोंट वांट टू लर्न।
मुझे करना है बट सीखना नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज जब हमने आपके लिए क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी तब गूगल पर एसईओ हम जब सर्च कर रहे थे तब यही क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, गूगल को भी यही पता हाउ कैन आई स्टार्ट। Absolutely. और अभी और ये क्वेश्चन और भी, क्या मैं अपने घर से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्यों रिस्क Absolutely. लेना ही नहीं है। मैं उसको कवर करता हूँ। या तो आपने बताया ना गूगल पे इसका आंसर नहीं कर सकता, बस मैं वैसे ही ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं क्यों ब्लैंक होता हूँ मैं आपको ये बताऊँ। या देखिए आकाश भाई, इन 2024 कैलेंडर ईयर इंडिया ने कितनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की थी, आप किसी को पूछो, बहुत knows. कम लोगों को नंबर पता होगा। मैं आपको प्रिसाइज बताता हूँ, 11,717 प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट की थी इन कैलेंडर ईयर 24 इन कैलेंडर ईयर 24। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी टू दिसंबर 2024। 24 11,717 प्रोडक्ट। हम्म, बॉस आप मेरे को बताओ, हम जब भी रील्स देखते हैं हमें कितनी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है? 5, 10, 15, 20। ज्यादा से इट इज ज्यादा 50। 11,717 प्रोडक्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में। अगर मुझे यही नहीं पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, तो मुझे यही सवाल होगा ना कि मैं कौन सी प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँ। तो पहली बात इसीलिए मैंने बताई, डेटा एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द बिजनेस। Yep. सेम कैलेंडर ईयर में अगर मान लो आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे एक्सपोर्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है वैसे इंडिया में इंपोर्ट में भी Import के बहुत अंदर भी है, अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो रिक्वायरमेंट बहुत है, बेचना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट में करोड़पति बन सकते हो। लास्ट ईयर का डेटा है 11,000 अराउंड प्रोडक्ट वी हैव इंपोर्टेड, हमने इंपोर्ट किया था। मतलब कि जितना एक एक्सपोर्ट बार है उतना दो, इंपोर्ट भी है। हाँ एक बार 2 महीना 4 महीना लगा के आराम से बैठ के ना एक एक प्रोडक्ट को स्टडी करो। आकाश भाई, इतनी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें इंडिया बहुत कुछ परफॉर्म कर सकता है, और इसकी तो अभी शुरुआत हमने की भी नहीं है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए कोई भी डेटा जब आप चेक करते हैं ना, अभी 11,717 प्रोडक्ट हैं, आप उनमें से टॉप 1500 प्रोडक्ट को उठाओ। ये 1500 प्रोडक्ट ऐसी है जिनका पिछले साल 250 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट था। ओके। ये कोई मेरे घर के फिगर नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स में आपको बता रहा हूं, जिनका 250 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट था। अगर एक्सपोर्ट के अंदर टॉप कैटेगरी प्रोडक्ट आपको दिख रही है ना, तो आप सिंपल समझो कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमारा खुद का अपना एक फोर्टे है। हम ये अच्छा कर रहे हैं इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर अच्छा नहीं करते तो export अच्छा नहीं नहीं होता। बनाते तो बट ऑब्वियस एक्सपोर्ट नहीं होता। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। एब्सोल्युटली। तो हमने उन प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बातें की जिनमें Definitely. ये सारी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है। एक एग्जांपल हम समझते हैं, इट इज द बासमती राइस। ये क्यों इंडिया से इतना एक्सपोर्ट हो रहा है? क्योंकि वी आर द ओनली कंट्री कि जो प्रोड्यूस करते हैं, बाकी नहीं करते कोई। तो ये हमारा फोर्टे हुआ। आप 1500 से लेके 5000 प्रोडक्ट पे जाओ, अब इन प्रोडक्ट का डेटा एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनका 10 से लेके 250 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। क्या बात है। और ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनका वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन हमको ये पता नहीं ही नहीं है। आप 5000 से 11,000 प्रोडक्ट पे जाओ, ये वो प्रोडक्ट है जो पिछले 2-3 साल में हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया, इसके पहले हम करते भी नहीं थे। एंड दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस वेर यू विल फाइंड आउट मेनी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर इंडिया का फोर्टे तो है, बॉस हम कर नहीं पा रहे, या तो अभी तक हमने उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं है। लेट मी जस्ट गिव यू द सिंपल एग्जांपल। हमारा जो वूलन नाइट वियर आता है ना, ये उन कंट्रीज में बहुत चलता है जहां पे ठंडी बहुत पड़ती है। आप रशियन फेडरेशन कंट्रीज ले लो, आप जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो ले लो, या अमेरिका या कनाडा ले लो, ये वूलन नाइट वियर है। लास्ट ईयर का इंडिया से वूलन नाइट वियर का एक्सपोर्ट कितना था? इट वाज 92,000 रुपीज। एंड व्हाट इज द वर्ल्ड मार्केट? आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया में 2024 कैलेंडर ईयर में इसका टोटल इंपोर्ट मोर देन 400 करोड़ था। बल्कि ये पूरा सेगमेंट अभी खाली पड़ा है। तो मुझे ये सवाल है कि वूलन अगर आप इंपोर्ट करो तो क्या उसको स्टिच करके हम नाइट वियर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग हम अगर कर रहे हैं टेक्सटाइल में, तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर नहीं रहे, रीजन इतना है कि मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली। और फिर हम ढूंढते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, एब्सोल्युटली गैप कहाँ है। गैप आप सर्च करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे तो गैप ही गैप है। एब्सोल्युटली। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एवर व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि जो लोग एंटरप्रेन्योर के तौर पे बिजनेस में है और एंटर होना चाहते हैं, पहले एनालिसिस करो, यू विल फाइंड आउट दैट कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस में एक दूसरी बात मैं ऐड करता हूँ। देखिए इंडिया का लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर में जो एक्सपोर्ट था वो 37 लाख करोड़ था। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की, मैं सर्विस नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिनको हम टच कर सकते हैं।
अब ये 37 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट इंडिया ने किया, दुनिया में 237 कंट्री है, आप कंट्री का डेटा निकालो, यू विल फाइंड आउट दैट इनमें से 90% एक्सपोर्ट हमारा वर्ल्ड के 25 कंट्रीज में था। इसका मतलब क्या, बाकी का 10% आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है दुनिया के 200 कंट्रीज में। तो क्या ये मार्केट्स नहीं है? Whenever we are talking about the export, we think that US भेजना है, कनाडा भेजना है, न्यूजीलैंड भेजना है। मैं बोलता हूँ भूटान क्यों नहीं भेज रहे हो आप? मैं बोलता हूँ म्यांमार क्यों नहीं भेज रहे हो? मैं बोलता हूँ आप छोटे छोटे कंट्री बोलीविया, अर्जेंटीना, इसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? बॉस, दीज आर द मार्केट, जहां ह्यूमन है वहां मार्केट है, एंड वी आर द कंट्री जो 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन की, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाला कंट्री आफ्टर चाइना। तो हम बना तो रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं हर बार एक सेंटेंस बोलता हूँ, whenever we are meeting someone, no, हम बोलते हैं आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, पीपल आर सेइंग दैट पूरे इंडिया में आई एम द ओनली मैन्युफैक्चरर जो ये प्रोडक्ट बनाता है। पर बॉस, तुम ये बनाते हो, किसी को दिखता भी है? किसी को नहीं दिखता। अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? दुनिया के कोई कोने में बैठा हुआ इंसान प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, चाइना के अलावा तो ये कोई बनाता ही नहीं होगा। अगर हम ये दिखाना चालू करें कि बॉस हम भी है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी तो ये बिकेगा ना। दिखा कैसे? आई एम कमिंग ऑन इट। मेरा जितना बिजनेस मैंने किया है, मैंने खाली इसी बात पे किया है, बस दिखाओ। ले तो वो रही है, वो चाइना से ऑलरेडी इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं बॉस, मतलब कि बस खाली हमें दिखाने की जरूरत है। कस्टमर है ही, बस उसका नजरिया वहां से यहाँ थोड़ा शिफ्ट करना है। एब्सोल्युटली, उसके लिए एफर्ट्स तो करना पहला स्टेप आया डेटा एनालिसिस, डू इट प्रॉपर। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक कंट्री पकड़ो, एक क्लस्टर पकड़ो। क्लस्टर मतलब प्रोडक्ट क्लस्टर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो स्टेशनरी, पकड़ो स्टेशनरी की प्रोडक्ट और किसी एक मार्केट को पकड़ो, यू विल बी द करोड़पति। मैं क्लियर बोलता हूँ ये सेंटेंस, और मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो फिगर्स है हमारे सामने उससे पता चलता है। और इसका एक सिंपल रियल टाइम फिगर देता हूँ। इंडिया का लास्ट ईयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट 37 लाख करोड़, वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर प्रोडक्ट इंपोर्ट कितना? 1750 लाख करोड़। रेशियो निकलने जाए तो कुछ है ही नहीं। इट इज 2.37%। वही तुम्हारा पॉपुलेशन दुनिया में 14%, एक्सपोर्ट का रेशियो 2.37%। जस्ट अपॉर्चुनिटी सोचो कि 97% मार्केट खाली है बॉस, हम अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हैं। अगर खाली ये किया ना, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ही आई नो माय ऑडियंस कि यहाँ पर उन लोगों का यही क्वेश्चन होगा, जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, कि ये बायर्स ढूंढे कैसे, यही क्वेश्चन आएगा। तो वो बायर के ऊपर जाते उसके पहले मैं दूसरे स्टेप पे आता हूँ। आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, यू आइडेंटिफाइड दैट कि दीज आर द प्रोडक्ट जिनके अंदर बहुत सारा काम हो सकता है। नाउ आप मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, बराबर, इसकी कोई कमी नहीं है, और आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग और भी बढ़ने वाला है, ये पक्की बात है। तो मैन्युफैक्चरर के साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन करो, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से अपनी स्पेसिफिकेशन दो और उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाना चालू कर सकते हो। नाउ सेकेंड स्टेज इज द प्रिपरेशन। देखो, कोई भी बिजनेस के अंदर आप हैवी एंटर नहीं हो सकते। एंड मैं जब बोलता हूँ एक्सपोर्ट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ ब्लाइंड फोल्ड गेम। ये कोई पट्टी मार के खेलने का गेम नहीं है, बाजी वाले को थोड़ी ना। एब्सोल्युटली ये वो गेम है जिनके अंदर आपको बहुत प्रिसाइज बनना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाए, मर्सिडीज को लेके अगर शोरूम आप नेपाल में खोलो और मारुति अल्टो को लेके आप शोरूम यूएस में खोलो, दोनों कार है, बहुत बढ़िया है, दोनों जगह पे पब्लिक है, बहुत बढ़िया है, कोई खरीदेगा नहीं। वाई? बिकॉज प्रोडक्ट तो आपकी सही है, मार्केट सही नहीं है। टारगेट ऑडियंस मर्सिडीज आप यूएस में बेचो और मारुति अल्टो नेपाल में बेचो, धड़ाधड़ बिकेगा। बस ये फर्क है, ये डिफरेंस है हमारी सोच का। चाइना ये बहुत अच्छे से कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर सक्सेसफुल। बस हमें इतना समझना है। सो व्हाट इज द प्रिपरेशन? अब यहाँ पे इस बात को भी ऐड करते हैं कि बायर जो है वो तुम्हारे पे भरोसा कैसे करे। देखिए, बायर ढूंढना बड़ी बात नहीं है, मैं आज की डेट में भी ये बहुत फर्मली बोलता हूं, दुनिया पूरी तुम्हारे लिए बायर है। बट क्या उनको जो चाहिए वो आप देने के लिए रेडी हैं? उनको आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, क्या वो दिखती है? उनको आपकी प्रेजेंस चेक करनी है, क्या वो दिखती है? क्या सामने वाला बंदा जो बोल रहा है आप उसको सुन पाएंगे? क्या वो जो टर्म में काम करना चाहता है वो टर्म में आप काम कर पाएंगे? अगर ये तैयारी नहीं है, प्लीज डोंट कम इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस, ये आपके लिए नहीं है। ये फुल स्टॉप है, मत आओ। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत कमिटमेंट दिया, आप समझो सामने वाला बंदा कल ये नहीं बोलेगा कि फलाना ढिकना कंपनी ने मेरे साथ ये किया, वो ये बोलेगा एक इंडियन ने मेरे साथ ये किया। एंड प्लीज कीप इन योर माइंड,
कि जब इंडिया का नाम खराब होगा ना, ये इम्पैक्ट ओवरऑल जाता है। डेफिनेटली। और जब कल उठ के नए एंटरप्रेन्योर और नए यंगस्टर्स जब बिजनेस में आना चाहेंगे तो उनको ये फेस करना पड़ेगा। आज आपने जो कील दीवार पे ठोकी है ना, वो कील कल आपकी फ्यूचर पीढ़ी को मिलने वाली मिलने है। वाली तो है। सोच के धंधा करें, नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए, बट नो गलत कमिटमेंट। हम्म, तो प्रिपरेशन, तो सिंपल सा लॉजिक है आकाश भाई। एक बायर जिनको मैंने कनेक्ट किया, अब ये बंदा मेरे से बिजनेस करने से पहले क्या मेरे बारे में सर्च नहीं करेगा? डेफिनेटली। अगर मैं जापान से कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि ये कंपनी है, तो मैं क्या उसके बारे में सर्च नहीं करूंगा? डेफिनेटली। मैं ऐसे ही तो नहीं लाऊंगा मटेरियल। मान लो सामने वाले बंदे ने आपके बारे में सर्च किया और आपके बारे में कुछ भी नहीं मिला, इवन योर वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल, तो हाउ वो कैन बिलीव नहीं ही करेगा, और शी ट्रस्ट ऑन यू? नहीं करेंगे, एंड पॉसिबिलिटी सो नहीं है। वहां पे आता है प्रिपरेशन। हम्म, सो नाउ विच आर द प्रिपरेशन? देयर आर द 5 प्रिपरेशन। ओके। सबसे पहला आता है आपका वेबसाइट, इंटरनेशनल बिजनेस में ये होना ही चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका ईमेल, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हमेशा ईमेल से होता है। अगर आपका ईमेल है तो वो हमेशा आपसे कम्युनिकेट करेगा। थर्ड नंबर पे आपके सोशल मीडिया पेजेस। मेनी टाइम आई हैव हर्ड पीपल आर आस्किंग सोशल मीडिया से थोड़ा धंधा मिलता है। बॉस मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया के अलावा धंधा मिल ही नहीं सकता। वो विजिबिलिटी देते हैं, वो सोशल प्रूफिंग देते हैं ना आपको। एब्सोल्युटली, जैसे आपकी कंपनी Yep. पर्टिकुलरली जो बड़ी ब्रांड्स है उनके लिए सोशल एक मीडिया प्रॉपर क्रिएट मैनर करते में सोशल मीडिया वर्क करके देती है, तब Definitely. जाके तो उसका विजिबिलिटी बढ़ता है ना। हैं। Exactly. अगर यही बात हम इंटरनेशनली देखें तो मतलब एक्लेम्ड चीज है ये Definitely. बताने की बात नहीं, ये करना ही पड़ेगा बॉस। एंड यू हैव द डिफरेंट सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टा। हम्म, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप चाहो इतना रीच बढ़ा सकते हो। इवन यूएस का अभी जो आई नो समवन लाइक बहुत सारे लोग अभी टिकटॉक पे रील बना के डाल रहे, क्योंकि इंडिया में धंधा बैन है धंधा लेकिन ले रहे वहां पे तो चल रहा है ना, धंधा कर ले रहे रहे हो उससे, एब्सोल्युटली। फोर्थ नंबर पे आता है प्रिपरेशन में आपका ब्रोशर। हम्म, डिजिटल ब्रोशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया के कई कोनों में डिजिटल ब्रोशर मांगा जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। Yep. एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपकी कंपनी का इंफॉर्मेशन वीडियो। हम्म, देखिए 3 इडियट्स की बुक अगर मैं पढ़नी शुरुआत करूंगा ना तो शायद 1 महीना लगेगा, डेफिनेटली। बट अगर मैं 3 इडियट मूवी देखने जाऊं तो तो 3 घंटे में में सब कुछ समझ में आ जाता है। डेफिनेटली। बात इतनी है, अगर मैं मेरी कंपनी की ऑथेंटिसिटी आपको बोल के बताऊं ना, आप मेरे पे बिलीव करें या ना करें, पर मेरा वीडियो अगर आपको दिखाऊं, आपको सब बिलीव होगा। वाई? डेफिनेटली। आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, आपके वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका पैकेजिंग कैसे होता है, आप फिलांथ्रॉफी वर्क में क्या करते हैं, और उसके अलावा आपकी प्रेजेंस क्या है, ये सब वीडियो में 4-5 मिनट में दिख जाता है। दिखाना और कस्टमर को जब ये दिखता है ना तो उसको ट्रस्ट आता है। जी। ये 5 चीजें प्रिपरेशन में आप कर लो, और जैसे ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, अब आप बायर को कनेक्ट करना चालू करो। बॉस मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बायर आपके पॉकेट में ना आए। आता ही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक बात और भी मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए जब आपको बायर चाहिए तो आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आप मुझे जेन्युइन बायर दो। हम्म, एंड मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जैसे बॉस तुम्हें जेन्युइन बायर चाहिए, वैसे बायर को जेन्युइन सप्लायर नहीं सप्लाई चाहिए होगा। चाहिए। तो आप जेन्युइन हो क्या? पहले आपकी जेन्युइनिटी दिख रही है? अगर हो तो सामने वाले को दिख नहीं रही है, वो धंधा कैसे करेगा? मुझे पेमेंट लेना है एडवांस, बट मेरा कुछ जेन्युइनिटी तो दिख नहीं रहा है। हाउ कैन समवन पे मी एडवांस? नहीं करेगा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिजनेस के अंदर एंटर होने से पहले समझनी होगी, और अगर आप इनके लिए रेडी है तो ही एक्सपोर्ट में आइए। मैं गारंटी देता हूँ बाकी सफल होने के चांसेस 1 या 2%, वो अगर किसी की कृपा है तो हुए, बाय अदर देन लक दैट ये यहाँ पे पॉसिबल है कुछ ही नहीं नहीं। होता, बाय लक पे नहीं होता। एब्सोल्युटली। सो दीज आर द बेसिक स्टेप। और आपने एक सवाल इसमें ऐड किया था, मैं उसका Yeah. आंसर करता हूँ, क्या मैं घर से स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए ये सवाल जो है ना, उसका जवाब प्रैक्टिकली देखें तो हाँ और ना दोनों हो सकता है। अगर आपका घर ऐसा है जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस आप बना सकते हो, देन यू कैन स्टार्ट। Yep. पर अगर घर में कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बना सकते तो नहीं कर तो आप सकते। काउच पे बैठ के लैपटॉप लेके कुछ नहीं कर सकते, धंधा नहीं एब्सोल्युटली, बढ़ेगा। बिकॉज इट्स अ एक्सपोर्ट। इसका मतलब तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए, गूगल मैप पे तुम्हारा लोकेशन चाहिए, डेफिनेटली। और डेफिनेटली सामने वाला बंदा ये चेक करता है। अगर वो नहीं है तो तुम पे भरोसा नहीं आता। वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही आप निकल जाओगे, एब्सोल्युटली। एलिमिनेट। तो मैं ये क्लियरली बताता हूँ, देखिए यस मैंने इसलिए बोला कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। यप, आकाश भाई आपका बिजनेस ऐसा है कि आप अगर कहीं पे भी बैठे करो कर सकते कर हो। सकते हैं। अगर ये कोवर्किंग प्लेस में करो या आप घर से बैठे करो, सर्विस इज काइंड ऑफ द एक्सपोर्ट, जहां पे मुझे ये नहीं बताना है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे अपनी एक्सपर्टीज बतानी है। दैट मैं आपके लिए कर सकता हूँ। मैं किसी की वेबसाइट डिजाइन करता हूँ तो मैं ऑफिस से कर रहा हूँ कि बाहर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है। पर जब मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एंड टीम ये घर से काम नहीं कर सकते। नहीं करते। तो मैं कई बार देखता हूँ
इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, घर से बैठे चालू करें एक्सपोर्ट एंड Exactly. बने करोड़पति। रोडपति बनेंगे एंड इसमें। एब्सोल्युटली देखिए, कोई भी बिजनेस के अंदर एंटर जब आप होते हैं ना, तो आपका मोरल हाई होना बहुत जरूरी है। और ये मोरल हाई कब होता है पता है? जब आपके पास रियल टाइम डेटा हो। एग्जैक्टली। अगर आप हाइपोथिकल डेटा से काम करेंगे ना, आपका मोरल कभी हाई नहीं होगा और आप डेफिनेटली डाउनवर्ड जाते जाएंगे एंड जो आपने सोचा होगा वो होगा नहीं। सो गोल ऐसे बनाइए जो छोटे छोटे हो, गोल ऐसे बनाइए जो अचीवेबल हो, एंड गोल ऐसे बनाइए जो पर्टिकुलरली रियल टाइम अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के हो। अगर आज मैं ऐसा सोचूं कि चलो वर्ल्ड वाइड प्लेन की डिमांड बहुत है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करता हूँ, जिनमें मेरा एक्सपर्टीज ही नहीं है, जिनको मुझे सीखने में पूरी जिंदगी चली जाए, अगर मैं वो थॉट लेके आगे चलूंगा तो मैं तो सफल नहीं हो कुछ पाऊंगा। कुछ नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली। लाइसेंस वगैरह की क्या प्रोसेस होती है? कौन कौन से लाइसेंस चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए? देखिए, एक्सपोर्ट की शुरुआत में जो बेसिक आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सबसे पहला होता है आपका बैंक अकाउंट। सो इट इज द फॉरेक्स अकाउंट भी रिक्वायर्ड। सेकंड नंबर पे आता है आपका पैन नंबर, आपकी कंपनी स्टार्टअप के लिए। थर्ड नंबर पे आपका जीएसटी नंबर, ये बाय डिफॉल्ट है। चौथे नंबर पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये वो डॉक्यूमेंट है जिनके अलावा आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जरूरत है। बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नहीं होगा, और मान लो कि अगर आप पैन दैट इज कार्ड यूज आई करेंगे, कोड इन आई शॉर्ट। कोड, यस, अगर खाली पैन कार्ड होगा तो भी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ इस तरह की मोमेंटम में है। देन फिफ्थ नंबर पे आपको चाहिए आरसीएमसी। जिन प्रोडक्ट के अंदर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो जिन काउंसिल के अंडर में आता है, उनकी मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं है, बट मोस्टली यू रिक्वायर्ड इट बिकॉज उनके गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एंड सिक्स नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो है पर्टिकुलरली आपका वेबसाइट, क्योंकि विदाउट वेबसाइट आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, सामने वाला भरोसा नहीं कर पाएगा। ये 6 चीजें बेसिक है। अदर देन दैट प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर कोई कॉम्प्लायंस चाहिए, एग्जांपल अगर आप फूड प्रोडक्ट में हो तो एफएसएसआई चाहिए, अगर आप ड्रग प्रोडक्ट्स में हो तो ड्रग लाइसेंस चाहिए, अगर आप केमिकल में हो तो उसके हजार्डियस के जो स्कॉमेट वगैरह की जरूरत है तो वो चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। अदर देन दैट जो जनरल थे वो हमने डिस्कस किया। डेफिनेटली। ट्रेड पॉलिसीज क्या होती है एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली? वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। थोड़ा ये गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ऊपर ऊपर से बता दो, हाँ, बिल्कुल। ताकि जिन जिन कंट्रीज में अगर हम कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो उसको समझ पाए। देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो अलग अलग धर्मों में जैसे ग्रंथ आते हैं ना, वैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ग्रंथ है। इंडिया से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दिए गए रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पे एक बात को मैं जोड़ देता हूँ, 1991 के पहले इंडिया में रूल ऐसे थे आकाश भाई कि स्पेसिफिकली अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो ना तो पहले एक्सपोर्ट करके इतने डॉलर कमाओ। ये रूल बहुत खतरनाक था, मैं आपको बताऊं। मान लो कि अगर मुझे $1 करोड़ का कोई मशीन इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट मुझे बोलती है पहले $1 करोड़ का एक्सपोर्ट करो भाई, पहले डॉलर कमा के लेके आओ, तुम जो कमा के लेके आए ना उसी से तुम इंपोर्ट करो। 1991 में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, हम ग्लोबलाइज हुए, तो ये पॉलिसी निकल गई। पॉलिसी निकली इसलिए रूल बनाए, इट इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दैट बॉस अब आप कुछ भी करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको छूट है, बट अंडर द वी कैन से पॉलिसी एंड अंडर द अबाइड रूल्स, आपको ये रूल फॉलो करके ही करना है। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। इसके अंदर मेन तो स्कीम आते हैं, गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया, रॉड टेप हो गया, ड्यूटी टॉबैक हो गया, ये सारी चीजें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आता है, जहाँ पे आपको रूल एंड रेगुलेशन समझाते हैं। बट ये इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस यू विल लर्न योरसेल्फ दैट कि ये बातें जो है वो मुझे अपने बिजनेस के लिए कितनी जाननी है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि किसी को भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा है तो वो आप उसको बिल्कुल टाइम दे भी नहीं सकते। बेसिक समझ लो, चलेगा। जब हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के फेल होने की, तब यही जो आपने बताया ये किसी ने नहीं किया। फर्स्ट आपने अगर प्रिपरेशन ही प्रॉपर नहीं किए तो आपका फेल होना तय है। और ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम पहले ही साल में या फिर 6 महीने में ये अभी एक्सपोर्ट की ऑफिस की थी बंद कर दी, या फिर कंटेनर फंस गया लॉस आई बंद कर दी। लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं मेजोरिटी, अभी आपके सिनारियो या फिर आपके जो एक्सपीरियंस में है, कहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक होती है? देखिए, सबसे पहली बात जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं वो है नॉलेज। एकदम सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको ऐसे दिखते होंगे कि आप हमें 5 लाख रुपए दो, हम आपका ऑनियन का कंटेनर दुबई एक्सपोर्ट करके देंगे, मलेशिया करके देंगे, श्रीलंका करके देंगे। अब देखिए, ये जो स्कीम है ना, ज्यादातर लोगों को शॉर्टकट चाहिए। बिकॉज ऑफ द शॉर्टकट ये इनके गेम प्लान में फंसते हैं, और इनमें फंसने का सबसे बड़ा जो इशू है ना वो यही है कि उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि इंस्टेंटली आप एक्सपोर्ट चालू करेंगे और उसके साथ साथ
आपके नाम से एक्सपोर्ट होगा और बट ऑब्वियस आपका प्रेजेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड पहुंचेगा। हालांकि हम ये समझ नहीं रहे हैं कि जब कोई बंदा तुमसे 5 लाख लेके एक्सपोर्ट कर रहा है तो बायर उसका, बट ऑब्वियस एक्सपोर्ट प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन उसके, सामने वाले कंट्री में क्लियरेंस उसका, एंड बट ऑब्वियस पूरी की पूरी प्रोसेस में मनी का ट्रांजैक्शन भी उन्हीं के इशारों से हो रहा है। तो खाली यार, आपकी कंपनी और आपका आई कोड है। तो आप मुझे बताइए आप सीखे क्या? कुछ नहीं, चलो आप तो एक अगर जरिया बने सिर्फ। हाँ चलो अगर मान लो अगली बार से आपने उनको पैसा नहीं दिया तो आप कर पाएंगे खुद एक्सपोर्ट? नहीं द आंसर इज नो। हमारा बिजनेस वहीं पे रुक जाएगा, एब्सोल्युटली स्टॉप। आकाश भाई, every month I have been countered with 7 to 8 people regularly जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने इस तरह से पैसा लगाया था, मेरा 40 लाख रुपया है, यहाँ पे फंसा हुआ है और अब मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँ। मैं बोला जिन्होंने लगवाया उन्होंने क्या बताया? वो बोले उन्होंने ये बोला कि मेरा भी 1 करोड़ फंसा हुआ है। ठीक है, अब आप समझो पेन क्या है। एक्सपोर्ट में पैसा गया पर ये तो पता ही नहीं है कि बॉस अगर गया तो आगे करना क्या है। अब अगर पैसा कहीं पे फंसा तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में तो जा नहीं पाओगे नहीं, क्योंकि उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता, ऐसा बोलेंगे। तो देर आर सम आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस। अगर कहीं पे पैसा फंसा तो रिटर्न कैसे लाना है उनकी कुछ प्रोसेसेस है। तो अगर ये एडुकेशन नहीं लिया जाए और विदाउट एडुकेशन बिजनेस के अंदर एंटर होया जाए, एब्सोल्युटली आपका बायर कहीं पे भी छोटी सी जगह पे गैप ढूंढ ले और उनको पता चले कि यहाँ पे आप नॉन एडुकेट हैं, वो सीधा आपको काटेगा। 100% की बात है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बायर का टेंडेंसी ही ऐसा है। एग्जाम्पल द बेस्टेस्ट वन इज यूएई। अब देखो जिनका पैसा फंसा है ना, यू विल फाइंड आउट दैट मोस्टली सबका दुबई में फंसा है। फिर भी दुबई आज हब क्यों है? हाँ एब्सोल्युटली, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले हम ये समझते हैं। देखिए दुबई में जो पैसा फंसता है ना, इसका रीजन इंडियंस है। क्यों? कौन इंपोर्ट करते हैं दुबई में? इंडियंस इंडियन। इंपोर्ट करते हैं। इंडियन इंपोर्ट करके इंडियन को ही फंसा रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट में बट ऑब्वियस इतना ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियलिटी पिक्चर ये क्लियरली बताता है कि ज्यादातर इंडियंस के ऊपर भरोसा करते हैं और सामने वाले का जब सर्वाइवल वहां पे अटक जाता है ना तो वो फंसने की गेम में आता है। देखिए कोई भी धंधा शुरू फंसाने के लिए नहीं करता, कोई एक ऐसे मोटिव तो माइंडसेट होता से ही नहीं है, अच्छा जाता। ही मोटिव मान होता लो कि मैं यहाँ से दुबई गया और दुबई में मैं रह रहा हूँ, अगर मान लो मुझे कंटिन्यूअसली मेरे खर्चे बेयर करने हैं और मुझे बिजनेस चलाना है तो डेफिनेटली मुझे थ्रस्ट देना पड़ेगा। अगर एक भी जगह पे छोटा सा गैप कहीं पे ऐसा आया जहाँ पे मेरा नुकसान हुआ ना, वहां से बस आपका खड्डा खोदना चालू हो गया। अब जैसे ही खड्डा चालू हुआ ना बॉस, आप दूसरे लोगों को फंसाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट दुबई में ज्यादा लोग फंसते हैं। तो मैं क्लियरली बोलता हूँ आकाश भाई, देखिए बिजनेस करने से पहले फेल ना होना हो तो पहले इसका प्रॉपर एडुकेशन ले लीजिए। डेफिनेटली आपके पास एडुकेशन है, आपको बंदा फंसा नहीं सकता। एडुकेशन के अंदर मोस्टली 3 पैरामीटर, जहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीजें होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वही प्रूफ है, जो बोला है वो प्रूफ नहीं है। सेकेंड नंबर पे यू आर यूजिंग अ मेनी टर्म्स इनसाइड द डॉक्यूमेंट लाइक इंको टर्म, पेमेंट टर्म, एचएस कोड। तो ये टर्म्स में कोई गलती ना करे, टर्म्स को समझे, खासतौर पे पेमेंट टर्म, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड द कॉम्प्लायंस। आप अगर किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाली कंट्री में वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर आपको नहीं पता और आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बात खत्म, वो लेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट लेंगे ही नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था कि नॉलेज इज द फर्स्ट थिंग एवर। अगर नहीं फेल होना है तो ये करें। सेकंड, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, डेटा एनालिसिस करिए, आपके दायरे में जो प्रोडक्ट और आपके दिमाग को जो एक्सेप्ट होता है वो प्रोडक्ट पे काम चालू करें, प्रिपरेशन अपना एकदम प्रॉपर करें, एंड प्लीज 3 P को साथ में लेके चलिए। द फर्स्ट वन इज द पेशेंस। इनका कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड अगर कोई बोलता है कि एक्सपोर्ट इज द शॉर्टकट, बॉस ये मूवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में शॉर्टकट नहीं है, एक प्रोसेस है। सेकेंड P इज द परसिस्टेंस। आपको परसिस्टेंस काम करना होगा, आप रुक नहीं सकते। अगर आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे, सफलता आपके पास है। एंड थर्ड नंबर पे इट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन आपकी पूरी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आकाश भाई बात एकदम सिंपल है। देखिए फेल आदमी तब होता है जब नॉन एडुकेटेड होके इस बिजनेस में आता है। एज आई टोल्ड कि ये ब्लाइंड फोल्ड गेम नहीं है, तो प्लीज पहले समझिए, सीखिए एंड आगे बढ़िए। बिकॉज मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना हो, मैं मशीन लगाऊं और 2 महीना मशीन पे सीखूं, मुझे आ जाता है। लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, इट इज कॉल्ड हार्ड कोर सेल। बॉस आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, भूलिए मत
कि जब बेचने की बात आती है ना, तब एक्सपर्टीज चाहिए। चाहिए अगर तुम्हारा प्रोडक्ट पे एक्सपर्टीज नहीं है, तुम्हारा सेलिंग पे एक्सपर्टीज नहीं है, तुम बेच नहीं पाओगे। और ये रातों रात नहीं आता, इसलिए मैंने बताया पेशेंस इज रिक्वायर्ड। मिनिमम 1 या 1.5 साल अपने बिजनेस को दीजिए प्रॉपर प्रिपरेशन में, एंड डेफिनेटली आप चमत्कार देखना चालू करेंगे। डेफिनेटली। जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं तब एक ऐसा भी लूप होल है कि जहां पर लोग गलती कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मिस्टेक. सो एज पर योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, व्हाट आर द कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट एक्सपोर्टर एंड importer are doing The right? beautiful question you have been asked. Let me just give you a very, we can say, detailed answer of it, because एग्जाम्पल के साथ में जाना चाहूंगा। Yeah. देखिए, आप इंडिया के अंदर जितने बिजनेस इसका पैसा एक्सपोर्ट में गया है उनको आप आइडेंटिफाई करो, तो पैसा गया क्यों है, उसमें ज्यादातर आंसर आपको मिलेगा कि सामने वाले को हमने ओपन क्रेडिट में माल दिया। ना व्हाट इज ओपन क्रेडिट, जिनको हम बोलते हैं सिंपल उधारी। आप मुझे बताओ आकाश भाई, चाइना से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो, ये आपको उधारी में देते हैं? 1 रुपये भी No. नहीं, एक कुछ नहीं देते। सैंपल मंगवाओ तो भी उधारी नहीं देते हैं। तो हम किस खेत की मूली है जो पूरे गांव को उधारी बांटते फिरते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर देखे हैं। इंडिया का 37 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, तो ऐवे ही तो नहीं हुआ होगा। देयर आर सेवरल एक्सपोर्टर्स। आप किसी भी एक्सपोर्टर को पकड़ो और उसको पूछो कि क्या ये लोग 100% उधारी में काम करते हैं। अगर जवाब हाँ मिला ना, तो याद रखो कि उनके सामने वाले कंट्री में अपने खुद के कंपनीज हैं, वो वहां पे उधारी में नहीं बेचते हैं। और अगर मान लो बेचा भी, तो वो उस मार्केट में प्रेजेंट है, वो ले सकता है वापस पैसा। या तो ये है, या तो सिचुएशन ये है कि वो उधारी में इसीलिए दे रहा होगा क्योंकि सामने वाली कंट्री के साथ उनकी जो बायर्स है उनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यू विल नॉट फाइंड आउट अ सिंगल कंपनी जो विदाउट एनी काइंड ऑफ द सिक्योरिटी उधारी दे। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि उधारी में माल नहीं देना चाहिए, पर उधारी में अगर आप दे तो अपना सिक्योरिटी तो रखिए बॉस। विदाउट सिक्योरिटी आप किसी को माल क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर ये फंसेगा ना, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उस पैसे को वापस लाना ये टिपिकल प्रोसेस है। मैं आपको इसको भी थोड़ा एलाबोरेट करके देता हूँ। इंडिया में मेरा पैसा लेके कोई भागा तो मैं फ्लाई करके वहां पे गया और उसकी दुकान पे बैठा। फॉरेन कंट्री में क्या करेंगे? ऑब्वियसली उनके रूल्स भी आपसे इन्वर्ट है, मतलब अलग है। मान लो कि अगर मैं पैसा लेने वहां पे गया, उसके घर पे पहुंच भी गया, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगाया तो मुझे जेल हो सकता है वहां पे। मान लो कि अगर मैंने थ्रेटन किया तो भी जेल हो सकता है। सो बट ऑब्वियस इन दैट केस, जहां पे आपको पता है कि पैर पे कुंवारी है, मारे ही क्यों? तो अगर आपका सवाल ये है कि अगर मुझे उधारी में देना हो तो मुझे क्या करना है, देखिए उधारी में देना है तो बैंक को बीच में रखिए। वाई यू आर गिविंग द नेकेड उधारी? हाउ कैन यू पुट द बैंक इनसाइड? सिस्टम ऐसा है कि आप डीए में काम करो, इट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। नव ये टर्म क्या है? इसमें आपका बैंक और सामने वाले का बैंक इन्वॉल्व है, और जहां पे आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट रिकोर्स अगर हो तो सामने वाली की बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इंपोर्टर से मोर्टगेज लेके अगर आपका पैसा फेल्ड हुआ तो वो आपको दे दे। आप समझे, इतना सिंपल सिस्टम है, तो हम लोग उधारी क्यों कर रहे हैं, और वो भी नेकेड विदाउट लॉस करने के लिए। इन शॉर्ट वही कह सकते हैं हम। हमें ऐसा लगता है। अब आप यहाँ पे मेरी बात समझिए, हमें क्या लगता है, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया ना, मीथ जो है ना उसको प्रिवेल इतने लेवल पे हमने कर लिया है कि आज हम उन्हीं को लेके आगे सोच रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में उधारी के बिना धंधा नहीं होता, इसलिए इंटरनेशनल भी नहीं होता होगा। बॉस ये क्या बात हुई? हमें ये भी लगता है, अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो, आप इस बात को समझिए, इसको बराबर इमेजिन करिए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो माल बेच रहा है, ऐसे ही थोड़ी वो माल देगा। तुम जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम ये सोच रहे हो बिना उधारी के वो थोड़ी माल लेगा। अभी तुम्हारी सोच में बायस है, तो हाउ इट वर्क? अगर तुम किसी को पैसा देके माल ले रहे हो तो तुम पैसा लेके माल दो ना भाई साहब। हम इस सिस्टम को बिगाड़ क्यों रहे हैं? एंड फाइनली क्या होता है, फेल होने पे ना हमें ताला मारना पड़ता है। डेफिनेटली। तो हम पैर पे कुहारी नहीं मार सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस में 5 पेमेंट टर्म्स, ये कोई घर की टर्म्स नहीं है कि इंडिया ने बनाया हो, ये इंटरनेशनल टर्म्स है आईसीसी के। 100% एडवांस। मान लो कि अगर तुम्हारा पेमेंट $5,000-7,000 तक है तो एडवांस में जाओ, एडवांस के नीचे मत जाओ। अगर मान लो अमाउंट बड़ा है, सामने वाला एडवांस नहीं दे पाएगा बिकॉज उनका भी रिस्क उनको लगता है, तो डेफिनेटली इन दैट केस उसके बाद का टर्म है डीपी, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में कुछ पेमेंट एडवांस लो, बाकी का पेमेंट आपके डॉक्यूमेंट पे, जहां पे बैंक बीच में है।
थर्ड नंबर पे डीए, उधारी देनी है कोई बात नहीं, डीए पे जाओ, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बैंक को रखो। चौथे नंबर पे दुनिया की सबसे सेफेस्ट पेमेंट टर्म कॉल्ड द एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगेन बैंक बीच में, आपका एक भी रुपए का कोई यहाँ पे वी कैन से फेल होने का चांस नहीं है। एंड फिफ्थ नंबर पे एस्क्रो, जो पिछले 5-7 सालों से बहुत ही वी कैन से रिगरस बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है। एस्क्रो में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीवर है, आप इंपोर्टर है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, आपने पैसा दिया थर्ड पार्टी को, मैंने आपको माल भेजा, उसके बाद थर्ड पार्टी मुझे पैसा देगी, तब तक देगी ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, आपने जिनको पैसा दिया है वो थर्ड पार्टी है, पैसा मेरे पास नहीं आया, मैंने आपको माल भेज दिया, अभी वो मुझे पैसा दे देगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको माल भेजा। देखिए, आप और मैं दोनों सेफ है, Yep. आपका पैसा सेफ है, इसलिए अगर मैं माल नहीं भेजूंगा ना तो वो पैसा तुमको वापस मिलेगा, अगर मैंने माल भेजा तो पैसा मुझे मिल Correct. जाएगा। बट अगर मान लो कि कहीं पे भी ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट मेरी तरफ से प्रॉपर नहीं है, तो बट ऑब्वियस सामने वाला बंदा मुझे पैसा इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने बोला है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। सो प्रॉपर स्क्रूटिनी करके बिजनेस के अंदर पेमेंट ट्रांसफर होते हैं, और अगर आप इन 5 पेमेंट टर्म को यूज करें, आपका कोई लॉस है ही नहीं, 110%। तो पहले तो प्लीज पेमेंट टर्म को ध्यान में रखें और उसको फोकस करके काम करें। एंड दूसरा, जो आपने फाइनेंशियल के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बट ऑब्वियस एक्सचेंज रेट के बारे में भी बताना चाहूंगा। एक्सचेंज रेट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं हमारे कोटेशन की, क्योंकि जब हम लोग कोटेशन बनाते हैं ना, तो हम लोग जनरली रुपीज को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। डॉलर तो उस वक्त आपको जो रेट लेना है, ये रेट ऐसा लेना है जहां पे आपका लॉस फाइनली कन्वर्जन में ना हो, क्योंकि बैंक जब डॉलर अकाउंट में आता है तो उसका कन्वर्जन चार्ज भी लेता है। तो अगर वो कन्वर्जन चार्ज काटेगा और आपने करंट प्राइस से लिया होगा, तो फ्लक्चुएशन जो भी होगा उसके हिसाब से आपका तो लॉस होने वाला है। डेफिनेटली तो प्लीज कीप इन योर माइंड दैट, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस फ्यूचर में ना हो। अदर देन दैट मुझे और कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं लगता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन द माइंड। डेफिनेटली हिडन चार्जेस का क्या सीन है पूरा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इसमें हिडन चार्ज है वगैरह वगैरह, और इसी की वजह से लॉस, क्योंकि ये एक्सक्यूज भी हो सकता है कि हिडन चार्ज मुझे मालूम नहीं था और यहाँ पे मैंने लॉस किया, उसका क्या सीन है पूरा? हिडन चार्ज जब आपने मुझे पूछा है ना, तो यहाँ पे दो तरह के हिडन चार्ज जो है, शायद आपका ध्यान उसके ऊपर होगा। इट इज अबाउट हिडन चार्ज इन दी कोटेशन, एंड सेकंड नंबर हिडन चार्ज इन कस्टम कोटेशन। कस्टम कोटेशन, अब देखिए, जो जनरल कोटेशन होता है वो पार्टी और हमारे बीच में होता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपकी ओर से ये कोटेशन जाता है, तो मुझे उसमें तो हिडन चार्ज का क्वेश्चन नहीं लगता। बट जब हम इंपोर्ट करते हैं उस वक्त, तो कोटेशन में हिडन चार्ज नहीं होते, बिकॉज उसमें जो लिखा है वो क्लियर है। अगर मान लो कि आपको कहीं पे भी कोई गैम्बल लग रहा है, तो आप सिंपल पूछ सकते हैं, ये क्या लिखा है सर, आप मुझे बताइए। अगर उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिला तो डेफिनेटली मैं धंधा नहीं करूंगा। नहीं करूँ, तो कोटेशन के अंदर तो हिडन चार्ज मुझे नहीं लगता कि होता है। बट सेकेंड नंबर पे आपका जो सीएचए का कोटेशन होता है ना, उसमें हिडन चार्ज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि सीएचए का कोटेशन मतलब यहाँ से माल भेजने का जो भी खर्चा होता है वो, ये कोटेशन में आप देखिए हिडन चार्ज मोस्टली तब ऑब्जर्व होते हैं जब आपकी कोई इंकोटम ऐसी हो जहां पे मटेरियल आपको सामने वाले कंट्री के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं अगर सीआईएफ टर्म में काम कर रहा हूँ, आप इंपोर्टर हैं, और आपका मान लो कि कंट्री जो है वो वियतनाम है, मैंने आपके वियतनाम पोर्ट पे माल भेजा सीआईएफ में, तो यहाँ से माल सीआईएफ में वियतनाम पोर्ट तक गया, उसका पूरा कोट मुझे सीएचए ने दिया है, उसमें सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है किसका कितना पैसा है। तो बट ऑब्वियस वहां पे कोई हिडन चार्ज नहीं है, आई कैन रीवेरीफाई इट विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर सीएचए, दैट मतलब एक कोटेशन मुझे मिला, मैं दूसरे से ले सकता हूँ ना फिर से कोटेशन, दैट बॉस बताओ इसमें कुछ ज्यादा कम है क्या, तो ये तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। बट अगर मान लो कि आपने मुझे ऐसा बोला कि अमित भाई मेरे को गुड्स चाहिए मेरे वेयर हाउस पे, ना मान लो कि आपका कोई इंटरनल सिटी है, तो ये टर्म आता है डीडीपी, या तो फिर डीडीपी मतलब ड्यूटी आता है, बट चलो मान लो कि ड्यूटी आप भर रहे हो, तो ये टर्म आ गया डीएपी, डिलीवर एट प्लेस। तो माल मुझे आपके वेयरहाउस तक पहुंचाना है, तो आपके कंट्री का कस्टम क्लियरेंस एंड आपके कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्ट, ये सब मेरी ओर से आएगा। अगर मैं ये दे रहा हूँ तो सामने वाले कंट्री के जो चार्जेस है ना, वो जानना बहुत मुश्किल है। हिडन चार्जेस माइट बी पॉसिबल कि वहां पे हो सकते हैं, डेफिनेटली अदर देन दैट कोटेशन में हिडन चार्ज कोई भी नहीं है। अगर मान लो कि व्यूअर्स को कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई हिडन चार्ज हमें यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्लियर बोलता हूँ, सीएचए को बिंदास पूछो। ये कोई डॉक्टर वकील या सीए नहीं है जिनको हम पूछ नहीं सकते क्योंकि अगर इनको पूछेंगे तो ये तो आपका कुंडली जानता है, सीएचए के साथ क्या है, ये तो आपका रेगुलर सर्विस प्रोवाइडर है, पूछो ना ये क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, अगर जितने भी लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए नए हैं, उसके लिए मैं ये दो टर्म आपके पास से समझना चाहूंगा। जैसे कि आपने अभी बताया इंकोटम, एंड दैट इज, एंड सेकंड फैंसी टर्म इज
कोई कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस वगैरह वगैरह, तो ये पूरा मुझे समझना है प्रोसेस किस तरह से होता है और इनकोटम क्या है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एग्जैक्टली। इट्स अ अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो लेट मी जस्ट गिव यू द आंसर। इंकोटम जो है ना, वो इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया के कोई भी कोने में आप माल पहुंचाओ जो हजारों किलोमीटर दूर है, तो उनमें आपकी और आपकी पार्टी के बीच में जो भी पर्टिकुलरली रिस्क है, जो भी भेजने का खर्चा है, और साथ में डिलीवर किस पॉइंट तक करना है, इन बातों को क्लियरली डिफाइन किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ, इट इज अ टर्म कोल्ड FOB, इट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। अब ये टर्म बहुत क्लियरली बताता है मेरा काम एज एन एक्सपोर्टर इंडियन पोर्ट पे माल को पहुंचाना और वेसल में लोड करना है। हाँ। यहां तक का खर्चा मैं दूंगा, यहां तक का ट्रांसपोर्ट मैं दूंगा, एंड बट ऑब्वियस यहां तक का जो भी इंश्योरेंस एंड रिस्क है वो मैं लूंगा। पर एक बार माल जहाज में चढ़ गया भाई साहब, उसके बाद सारा का सारा खर्चा, ट्रांसपोर्ट एंड साथ में रिस्क, ये सब आपका। अभी रिस्क को इवैड करने के लिए इंश्योरेंस भी आप लेंगे, ये मेरा काम नहीं है। तो हर एक पॉइंट पे ये बहुत डिफाइन होना चाहिए ना, क्योंकि मान लो कि मैंने माल भेज दिया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आपको माल मिला ही नहीं, माल दरिया के अंदर डूब गया, तो बात ये हो रही है जवाबदार कौन? आप बोलेंगे सर मुझे तो माल मिला ही नहीं। मैं बोलूंगा अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने तो माल कब का भेज दिया। तो जवाबदार कौन? ये जवाबदारी को डिवाइड करने का काम इंकोटम करता है। सो इट्स वेरी क्लियर दैट इंकोटम मस्ट बी नोन। एंड सेकेंड नंबर पे आपने जो पूछा था उसका फैंसी टर्म, ये अल्टीमेटली एक्चुअली आप अगर एक बार समझ ले तो ये फिर फैंसी नहीं रहता। लाइक ये ऐसा है कि कोई मुझे पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ द बिजनेस यू आर डूइंग, आई लाइक दैट मैं बायोमास ब्रिकेट में काम कर रहा हूँ ना। बायोमास ब्रिकेट बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़ा प्रोडक्ट होगा। अगर कोई मुझे पूछे कि ये बट ऑब्वियस क्या होता है हिंदी में, उसका मतलब ये जो एनिमल एक्सक्रेटा होता है उनका जो हम छाना बनाते हैं ना, जो गुजराती में हम छाना बोलते हैं, थेपला, जिनको हम चूल्हा जलाने के लिए यूज करते हैं, बस ये प्रोडक्ट है। तो ये नाम ऐसे है, बाकी इसका काम बहुत सिंपल है। कस्टम क्लियरेंस, देखिए एज एन एक्सपोर्टर मेरा काम दो चीजें हैं, बायर ढूंढो और पैसा लो। कस्टम क्लियरेंस का पूरा प्रोसेस CHA करता है। नाउ CHA कोल्ड कस्टम हाउस एजेंट, मेरा कोई काम नहीं है। मान लो कि आप मेरे CHA हो, मैंने आपको बोला कि आकाश भाई मुझे माल पिपोदरा मेरी फैक्ट्री से उठाना है और मुझे इंडोनेशिया जकार्ता के ये सोसाइटी या तो ये इंडस्ट्रियल पार्क में पहुंचाना है। अभी मेरा काम खत्म, अभी आकाश भाई का काम चालू, दैट यहां से लेके वहां तक का पूरा ऑपरेशन वो कैसे देखें। दिस इज नॉट माई टास्क बिकॉज एंटायरली आप इनको मैनेज कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो ऐसे केस में आप मुझे बताएंगे अमित भाई मैं करके दूंगा 4.5 लाख रुपए होगा, एग्जाम्पल है। तो 4.5 लाख रुपए में मैंने आपको दे दिया, मैंने पार्टी के कोटेशन में डाल दिया 4.5 लाख रुपए, माल वहां पे पहुंच गया। सो दिस इज कॉल्ड द कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस। अगर थोड़ा इंटरनल पार्ट बताओ तो कस्टम क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि आपका माल स्पेसिफिकली पोर्ट पे पहुंचा, पोर्ट पे जाके वो क्लियरेंस प्रोसेस में जाता है जहां पे उसको चेक किया जाता है कि कोई भी चीज लिजिटिमेट नहीं हो, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ आपकी इनवॉइस के बराबर है। वहां पे एक बार पास हो गया तो ये कंटेनर में लोड होता है, और कंटेनर के अंदर लोड होने के बाद ये वेसल में जाता है। वेसल सामने वाले कंट्री में पहुंचता है, वहां पे उसका इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस होता है। तो बट ऑब्वियस वहां पे माल उतरा, कस्टम में गया, कस्टम ने चेक किया, अगर सब कुछ बराबर और नॉर्म्स के हिसाब से तो क्लियर हुआ, और इंपोर्टर आके माल लेके जाता है। दैट्स व्हाट द सिंपल प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और दुनिया के कोई भी कोने में माल पहुंचाना हो, बॉस डोंट फॉरगेट दैट नाउ वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मुझे ये कहते हुए प्राउड फील हो रहा है, हमने सरपास किया, एंड अगले 2 साल के अंदर हम जर्मनी को भी सरपास करेंगे, ये कोई दूर नहीं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल। तो मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा, इंडिया हैज वेरी मतलब डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली जिस तरह से अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब देखिए बुलेट ट्रेन, जहाँ पे मोमेंटम ऑफ द पीपल विल गोइंग टू बी फास्ट। अगर मुंबई से सूरत जाना हो तो 45 मिनट, अगर मुझे कोई मीटिंग भी करना है तो मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी। सेकेंड नंबर पे आप देखिए पूरे इंडिया में क्वाड्रिलेटरल पूरा का पूरा फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। नाउ फ्रेट कॉरिडोर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द ट्रेन लाइंस के जो कार्गो लेके जाती है। क्या होता है इससे, जो पैसेंजर लाइन है ना वो अफेक्ट नहीं होगा, तो मोमेंटम फास्ट आएगा, मोमेंटम फास्ट आएगा तो पोर्ट पे माल फास्ट पहुंचेगा, कस्टमर को फास्ट मिलेगा तो फास्ट ऑर्डर आएगा। उसके अलावा आप देखो पूरा का पूरा रोड नेटवर्क ये क्वाड्रिलेटरल पूरे इंडिया में बन रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे के पूरे इंडिया के कोस्टल को डेवलप कर रहे हैं। आप इंडिया के आज पोर्ट देखो, मैं ये बिजनेस में 2012 से हूँ, मुझे पता है कि पहले पोर्ट के जो थे वो 12 या 18 घंटा चलते थे, कोई पोर्ट 12 कोई पोर्ट 18। इन 2016-17
सारे पोर्ट्स को 24/7 कर कर दिया है। काम है नहीं है, चलाओ, बिकॉज बट ऑब्वियस अगर आप चलाएंगे तभी तो कुछ काम बढ़ेगा ना। हाँ, अब देखिए एयरपोर्ट्स की संख्या कार्गो की अब बढ़ गई है, बढ़ गई है। नए नए पोर्ट हम ओपन कर रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कुछ नए एरियाज, जिसमें एक तो सूरत का हजीरा पोर्ट भी हजीरा है, पोर्ट भी है। एंड एक बट ऑब्वियस महाराष्ट्र के अंदर नया एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे नावा शेवा की ट्रैफिक को कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है पोर्ट। आप इस तरफ अदानी पोर्ट को देखिए तो वो पूरे इंडिया के अंदर नए पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस ये सारी चीजें ये बताती है कि हमारी कंपैटिबिलिटी एक्सपोर्ट के लिए बहुत साउंड है साउंड है, और कस्टम क्लियरेंस हमारा बहुत स्मूथ है। डेफिनेटली। आज की डेट में आपको अपनी सीट से उठने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर पॉडकास्ट किसी ने भी यहाँ तक भी देख लिया ना, तो उसको पुष्पा बनने के सपने तो आते ही होंगे। राइट। लेकिन अभी जो जहाँ पर जिस टॉपिक पर पूरी पुष्पा मूवी के दोनों पार्ट बन गए, वो है लॉजिस्टिक और ट्रस्टिंग सप्लायर। राइट, कि आपको किस तरह से सिक्योरली भेजना है और लॉजिस्टिक सही पार्टनर कैसे ढूंढना है, क्योंकि वहीं पे मेरे हिसाब से वहीं पे सारा फोकस अभी आ जाता है। तो वो भी मुझे अभी टॉपिक कवर करना है, लेकिन इससे जो पॉडकास्ट बनेगा ना, वो किसी भी व्यूअर के लिए एक डिक्शनरी की तरह होगा कि ये आप देख लो। 50% तो आपको पता चल ही जाएगा, जितना भी Absolutely. नहीं पता चलता वो आपके कोर्स कर ले। एब्सोल्युटली। हाँ, तो आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका आंसर करना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली ये जो लॉजिस्टिक है ना, ये सप्लाई चेन है। Yeah. देखिए सप्लाई चेन इज वेरी साउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जिस तरह से आपका मटेरियल यहाँ से आगे पहुंचता है सामने वाले कंट्री में, उसमें मैंने बताया कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत साउंड है, तो इसमें हमारी ओर से कोई दिक्कतें नहीं है और इंडिया इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। द थिंग इज दैट ध्यान कहाँ रखना है। देखिए पैकेजिंग इज द वेरी क्रूशियल एरिया इन एक्सपोर्ट, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर गुड्स जा रहा है एंड डेफिनेटली जब उसका हैंडलिंग किया जाता है तो अलग अलग कंट्री में वो अलग अलग तरीके से हैंडल होता है। एग्जैक्टली। अगर आपने पैकेजिंग प्रॉपर किया है तो मिस हैंडल होने पे भी आपके मटेरियल को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि सप्लाई चेन में सबसे बड़ा रोल इंडिविजुअली एक्सपोर्टर का है कि आप पैकेजिंग ही ऐसे करो कि गुड्स को नुकसान ना हो। सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो ट्रस्टिंग पार्टनर है। देखिए ट्रस्टिंग पार्टनर यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई हो तो वो सीएच है, बिकॉज आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग बुकिंग भी आपका सीएच जनरली करता है। तो ट्रस्टिंग पार्टनर के तौर पे ऑब्वियसली जब आप सीएचए सिलेक्ट करें तो दो तीन बातें ध्यान में रखें। मैं आपको ये इसका थोड़ा डिटेल देता हूँ। पहले तो कभी भी एक साथ मल्टीपल सीएचएस के साथ काम ना करें, क्योंकि क्या होता है इसमें आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। इनिशियली जब आप सिलेक्शन करने के लिए आगे बढ़े तो 4-5 सीएचए से बातचीत करके उसमें से एक बंदा सिलेक्ट करें और उस पर भरोसा करके रेगुलर काम करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। और इसका फायदा मेन क्या होता है, उनका ट्रस्ट और आपका ट्रस्ट म्यूचुअल होता है ना, तो वो आपसे गलत पैसा नहीं लेता और आपकी प्रोसेस में कोई भी जगह पे वो गलती नहीं करेगा, बिकॉज आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं। सेकेंड नंबर पे सीएचए सिलेक्ट करते वक्त प्लीज ये बात याद रखें, महंगा और सस्ता देखने की जगह पे ये देखे कि ये बंदा सर्विस जो दे रहा है उनके क्लाइंट्स को, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म उसके साथ कनेक्ट करवाएगा। थर्ड नंबर पे सीएचए के साथ काम करने से पहले प्लीज उनकी ऑफिस पे जाके एक बार मिलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सीएचए को अपनी ऑफिस पे बुलाते हैं। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो सीएचए है नहीं, वो है फ्रेट फॉरवर्डर बट बताते हैं अपने आप को सीएचए, जैसे कि कई सारे कंपाउंडर अपने आप को डॉक्टर बताते हैं वैसे। हाँ, तो एक्सरे वाला भी अपने आप को हाँ, डॉक्टर बताते हैं, रेडियोलॉजिस्ट। तो उनके ऑफिस पे आप जाएंगे ना तो क्या होगा, आप ये देख पाएंगे कि इनके पास कितने कस्टमर्स हैं, ये बंदे के पास लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि सीएचए का भी लाइसेंस होता है। एंड बिंदास मांगिए लाइसेंस, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है। एंड उसके अलावा द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि कितने लोगों की टीम काम कर रही है। इससे आपको पता चलता है कि ये ऑपरेशन हैंडल करने के लिए मतलब सब्जेक्टिवली कंपैटिबल है कि नहीं है, क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैं मानता हूँ 1000-2000 ज्यादा देने में कोई हर्ज नहीं है, पर बॉस तुम्हारा शिपमेंट इतना दूर जा रहा है, अभी तुम्हारे कस्टमर के बिल में 1-2 हजार डालोगे ज्यादा उसको फर्क कम पड़ेगा, बट यहाँ पे अगर आप कस लगाएंगे ना इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, क्योंकि इसका अगर 1-2 हजार कम किया ना आपने वो कल सर्विस में, बट ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं पे कुछ मिसप्लेस करेगा और ये आपका पूरा धंधा जाएगा। सो देखिए कहाँ बचाना है वो पहले समझिए, क्योंकि हमारे पास क्या है कि
वो बात की समझ नहीं है कि बचाना किधर है। मैं आपको बताऊं, जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें महंगे से महंगे कपड़े खरीदने हैं क्योंकि मुझे दिखना अच्छा है। हम्म। पर जब हम खाने की बात करते हैं तो कुछ भी एरा गेरा खाते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कपड़े का क्या काम। सो यही बात यहाँ पे भी कनेक्ट होती है दैट बॉस, वेरी ट्रू। आप कहाँ पे बचा रहे हो पैसा वो तो देखिए। लाइक जहाँ पे आपको प्रॉपर सर्विस लेनी है, जहाँ पे पूरी जिम्मेदारी यहाँ से माल को वहां तक पहुंचाने की है, उनके पास अगर पैसे बचाएंगे और कस लगाएंगे ना, तो डेफिनेटली कल कुछ बिगड़ेगा। डेफिनेटली। बेटर 2-4 हज़ार रुपया ज्यादा अपने कस्टमर से ही ले लीजिए बॉस। डेफिनेटली एंड तो सप्लाई चेन में सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंडिविजुअल थ्रेट है। वी आर इन द वेरी साउंड कंट्री एंड वी हैव ऑल द वे वेरी गुड इंफ्रा। एब्सोल्युटली। जैसे कि सर आप यू आर द वन ऑफ द नहीं बोलूंगा मैं, यू आर द ओनली ऑफिशियल ट्रेनर फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट फॉर द इंडिया, राइट? तो उसी हिसाब से जैसे कि हम सूरत से हैं, हम दोनों सूरत से हैं, और सूरत ग्लोबली डायमंड की वजह से जाना जाता है। अभी डायमंड एक्सपोर्ट और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अगर हम डेटा पे नजर डालें तो कैलेंडर ईयर 23 में हमने 2.72 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, और साल 2024 में हमने 2.34 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। तो ये कम क्यों हुआ? वेरी क्या इंटरेस्टिंग इसकी जो क्वेश्चन। डायमंड या फिर जो हम इंटरनेशनल वॉर सिनेरियो देख रहे हैं, इसकी एक्सपोर्ट पर इम्पेक्ट है? डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। प्लीज। देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी ये स्पेसिफिकली सब्जेक्टिवली दो अलग अलग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट वन इज अ स्टोन, हम्म। जहाँ पे डायमंड में नेचुरल लैब ग्रोन एंड जेम स्टोन्स है। एंड दूसरा आता है ज्वेलरी, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिटानियम वगैरह ज्वेलरी। पहले हम बात करते हैं जो डेटा आपने बताया। इन 2023 कैलेंडर ईयर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अराउंड अराउंड 2.72 लाख 2 लाख करोड़ का। करोड़। अभी ये 2.72 लाख करोड़ में अगर आप डायमंड का एक्सपोर्ट देखें तो इसका फिगर था 1.57 लाख करोड़। हम्म। और 2024 में जो टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है चैप्टर नंबर 71 का, वो था 2.37 लाख करोड़। तो ये ड्रॉप गया। Yep. अभी उसमें आप अगर डायमंड, नेचुरल डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसका फिगर देखें। लास्ट ईयर हमारा जो नेचुरल डायमंड का एक्सपोर्ट था वो था 1.24 लाख करोड़। मतलब आप देखो, सबसे पहला गैप तो 30,000 करोड़ का नेचुरल डायमंड में है। नेचुरल डायमंड में आ गया। अभी पहले उसकी बात करते हैं। नेचुरल डायमंड में जो गैप है ना, उसकी बदौलत ओवरऑल डेटा हमें डाउन देखने को मिला मोस्टली, क्योंकि यही गैप है बड़ा। इसका सबसे बड़ा रीजन पिछले 4 सालों से आप पकड़ो, पेंडेमिक के बाद इकोनॉमीज जो है ना वो खड़ी नहीं हो पाई। और आज की डेट में भी धीरे 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 ये इंप्रूव हो रहा है। मीन वाइल 2 वॉर हो गए, जहाँ पे बट ऑब्वियस इजराइल वाला वॉर और रशिया वाला वॉर। रशिया यूक्रेन। और आप समझो, रशिया ये वो कंट्री है जहाँ से डायमंड्स आते हैं रफ, और इजराइल वो कंट्री है जो सबसे बड़ा डायमंड परचेजर है, क्योंकि बट ऑब्वियस देयर आर सेवरल इजराइली इन यूएस एंड अलग मार्केट। इसके साथ साथ थोड़ा सिनारियो चाइना का भी चेंज हुआ। चाइना ने 2022-23 में ये तय किया कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट द डायमंड्स बट वी आर रादर इम्पोर्टिंग द गोल्ड। तो ये चाइना क्या कर रहा है, गोल्ड को कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज वो अब अमेरिका के सामने बट ऑब्वियस लड़ाई के पूरे मूड में है। हाँ, तो ऐसे केस में जिनके पास गोल्ड होगा ना वो स्ट्रॉन्ग नेशन है। तो आज की डेट में यूएस के पास गोल्ड है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नेशन माना जाता है। बाकी इंटरनली उनके पास प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है, बट ऑब्वियसली इट इज अनदर मैटर। तो मैं बात कर रहा था कि चाइना ने डायमंड का इंपोर्ट कंप्लीटली ऑलमोस्ट बंद कर दिया। आप चाइना के डेटा देखो, 2021-22 में जो कंट्री अराउंड 23-24 हजार करोड़ के डायमंड इंपोर्ट करता था, उस कंट्री ने कम्प्लीटली बंद कर दिया। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली वहां पे गैप बड़ा दिखा। बट मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में अगेन इसका डिमांड बढ़ेगा। अब गॉड नोस व्हाट हैपन, बट देखिए इसके सामने एक अनदर स्टोरी बहुत अच्छी क्रिएट हुई, एंड दैट्स कॉल्ड द लैब ग्रोन डायमंड। एग्जैक्टली। अभी लैब ग्रोन डायमंड से हुआ ये, अभी देखिए इनके रेसिप्रोकेशन है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। लैब ग्रोन डायमंड आने से नेचुरल डायमंड की डिमांड कम हुई, ये बुरा हुआ। पर लैब ग्रोन डायमंड आने से मिडिल क्लास जो पहले डायमंड नहीं खरीद पा रहा था वो अब खरीदने लगा। रहा है। तो आप देखिए, देयर आर सेवरल कंपनीज जो अब लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी को प्रमोट करती है ओपनली, एंड दे आर प्रमोटिंग व्हाई, बिकॉज मिडिल क्लास अट्रैक्ट हो। तो देखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो डायमंड की घिसाई करता है। आप समझिए, एंड आज की डेट में भी नेचुरल हो या लैब ग्रोन, घिसाई तो करनी ही पड़ती है। डेफिनेटली, विदाउट घिसाई तो वो तैयार होता ही नहीं है। वी आर इन सूरत, तो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड।
तो ये वाला पर्टिकुलरली गेम हमारे पास है कि जहाँ पे हम लोग वेरी पावरफुल, क्योंकि घिसाई के अंदर हमारी जो कारीगराई है, एक्सपर्टीज है, वो अलग है। अलग है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगले आने वाले सालों में लेब्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड दोनों में बढ़ावा होगा। पर ये स्प्रिंग अभी दबी है, स्प्रिंग छूटेगी छूटेगी तो मार्केट वापस डेफिनेटली खड़ा होगा। आप आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे, इट इज अबाउट द ज्वेलरी। ज्वेलरी। पर आप ज्वेलरी देखो, हम्म गोल्ड ज्वेलरी 2020 से 2024 तक कंटिन्यूअसली रोज हुआ है, हम्म एंड वो भी कितने CAGR से? अगर आप एवरेज देखो, इट इज 20% से ज्यादा। एग्जैक्टली। लास्ट ईयर गोल्ड ज्वेलरी का इंडिया से एक्सपोर्ट 96,000 करोड़ था। हम्म 2020 में हमारा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अराउंड अराउंड खाली 24,000 करोड़ के आजू बाजू था। आप खाली ये देखो रोज कितना हुआ। एंड आने वाले टाइम में ये स्टोरी कम नहीं होने वाली है, बिकॉज ज्वेलरी अब तक हम लोग दिखा नहीं रहे थे, पर अब हमने दुनिया को दिखाना चालू किया, एंड वी फाउंड दैट कि अच्छा, दुनिया को ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो हमने बनाना भी चालू किया। डेफिनेटली। एंड बिकॉज ऑफ दैट our manufacturing companies became more compatible with the world markets requirement, and इसकी बदौलत ज्वेलरी में हम वेरी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इसमें मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है सिल्वर ज्वेलरी में, बहुत ब्यूटीफुल काइंड ऑफ। क्रिएशन जो पहनना चाहते हैं वो और जो अफोर्डेबल पहनना चाहते हैं हाँ वो अभी सिल्वर की ओर मुड़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली क्योंकि प्राइस गेम अभी चेंज हुआ। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली इन दैट के सिल्वर ज्वेलरी में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि डेटा दिखाता है कि पिछले साल हमारा डेटा डाउन गया बिकॉज ऑफ हांगकांग का इंपोर्ट बंद हो गया, चाइना चालू हुआ इसलिए, डेफिनेटली। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बाकी बहुत सारे अनदर मार्केट्स में हम पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। पर एक बहुत ही ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे, इट्स कॉल्ड दी इमिटेशन ज्वेलरी। व्हेन आई एम टॉकिंग 71 नंबर चैप्टर ना, इसमें इमिटेशन आता है, इट इज 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड सिल्वर। आप देखिए इसका वर्ल्ड मार्केट बहुत बड़ा है, चाइना इज डूइंग मैसिव एक्सपोर्ट ऑफ इट। इंडिया के अंदर जो इनले टेक्नोलॉजी होती है, जो उसके ऊपर मतलब जो रोडियम करते हैं, आई एम टेलिंग यू बॉस, ये टेक्नोलॉजी अगर हम लेके आए, देयर आर सेवरल कंपनीज के जिनको मैं जानता हूँ जो लोग अभी चालू किया है। आने वाले टाइम में ये इमिटेशन ज्वेलरी का बड़ा मार्केट है, बिकॉज सबको लाइट वेट पहनना है, गोल्ड फील आना चाहिए, पर प्राइस इतना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली इमिटेशन ज्वेलरी इज द की एरिया इज की जहाँ पे एरिया। इंडिया विल वर्क अ लॉट। डेफिनेटली। अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे और आई नो माय व्यूअर्स कि वो यहाँ तक तो देखेंगे ही। अभी उनको ना अभी भी वही होगा कि भाई इतना सब कुछ समझा दिया ना, मुझे आप प्रोडक्ट बताओ। हम जितना भी बोलेंगे आप खुद से रिसर्च, वो बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट बताओ। तो उसके लिए हम थोड़े बहुत रैपिड फायर आपके साथ लास्ट सेगमेंट में करना चाहते हैं कि यदि कोई गुजरात से है और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना है, कौन सी वो टॉप 4 या टॉप 5 हाई मार्जिन प्रोडक्ट होंगी आपके हिसाब से? देखिए ये रैपिड फायर का क्वेश्चन तो है, बट एब्सोल्युटली इसको मैं रैपिड फायर में जाना नहीं चाहूंगा ब्रॉड में ये आंसर है ये इसका। ये क्वेश्चन के लिए, बिकॉज जो देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए दैट कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन जो है ना, वो गेम है। हम्म अब मान लो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हाथ में ये कप है। हम्म अगर ये कप जो है उसको अगर मुझे सेल करना है, तो मैं इसको 3 तरीके से कर सकता हूँ। कप की क्वालिटी को इतना सुपीरियर कर दूं हम्म और ऐसे मार्केट में बेचूं जहां पे इसकी वैल्यू हो, तो डेफिनेटली इसी प्रोडक्ट का मुझे शायद 500 या 1000 रुपए में मिल सकता है। कप का क्वालिटी मैं थोड़ा डाउन कर दूं, पर ऐसे मार्केट में बेचूं जहां पे मुझे पता है पॉपुलेशन बहुत है और क्वांटिटी में जाएगा, तो भी आई विल गेट गुड मार्जिन। और कप की क्वालिटी जो है वो मैं एज इट इज रखूँ नॉर्मल, पर पैकेजिंग एकदम बढ़िया कर दूं और फिर प्राइस का गेम बढ़ा दूं, तो अगेन आई विल गेट मोर मनी। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन हमेशा डिपेंड करता है आपकी परचेस, आपकी प्रिपरेशन और आपकी प्रेजेंस पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कोई भी कॉमोडिटीज की, जैसे कि आप मान लीजिए चावल में काम कर रहे हो, या तो आप ऑनियन में काम कर रहे हो, आप कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल में काम कर रहे हो, या तो अगर आप दाल में काम कर रहे हो, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए कॉमोडिटी जनरल। इन कॉमोडिटीज के अंदर मार्जिन कहाँ है आकाश भाई? अगर प्रोक्योरमेंट उस टाइम पे हो जहाँ पे मार्केट में खेडूत अपना माल बेच रहा हो, और सेल उस टाइम पे हो जहाँ पे सामने वाले मार्केट में स्कैरसिटी हो, धंधा वहां पे। डेफिनेटली। मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि ऑनियन नासिक के मार्केट में जब आते हैं ना, तो उस वक्त उसका प्राइसिंग जो होता है वो मेरे ख्याल से 6-7 रुपए या 10 रुपए किलो होता है। पर रमजान के टाइम पे आप जीसीसी कंट्री में माल बेचो, 24 से लेके 28 रुपए तक का भाव जाता है पर किलो। अगर वो प्रोक्योरमेंट आपने 10 रुपए में किया है और अगर वो आप 28 में बेचते हो, तो बीच में कोल्ड स्टोरेज जो खर्चा है ना, वो भी आराम से निकालो, आपका ट्रांसपोर्ट भी निकालो। फिर भी मैं बोलता हूँ एक कंटेनर जो 22,000 किलो का होता है, 22 टन का, आराम से यू विल फाइंड आउट
1 lakh to 1.5 lakh rupees. Hmm. So it's a game. How you play it, you will find out the but obvious opportunity and margin. और मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो ज्वेलरी में काम करते हैं उसमें मेरा फोकस क्या होता है, जिस कस्टमर को अपनी डिजाइन की ज्वेलरी चाहिए, अगर उसको कोई नहीं दे रहा है मैं तुझे दूंगा, Hmm. पर पैसा मेरा लगेगा. मतलब कस्टमाइजेशन का अपना खुद का कॉस्ट आप ले सकते हैं डेफिनेटली. एब्सोल्युटली. तो क्या होगा, अभी सामने वाले ने बोला मुझे सेंटर स्टोन में सफायर चाहिए, मुझे साइड स्टोन में येलो मान लीजिए मार्किस चाहिए, एंड मुझे इस तरह का रिंग चाहिए. अब ये उसकी चॉइस है. अगर चॉइस उसकी है तो बॉस प्राइस मेरा है, मैं बना के दूंगा, लेकिन मेरा मार्जिन भी इसके अंदर 15 से 20% होगा. और वो खुशी खुशी देता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मुझे और कहीं से नहीं मिलने वाला. सो इन दैट वे एवरी प्रोडक्ट हैज काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली. अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्जिन की गेम नहीं है, बात यहाँ पे आपके प्रोक्योरमेंट और सेलिंग के टाइम की और साथ में आपकी प्रिपरेशन की और प्रेजेंस की. तो आकाश भाई, आपने मुझे ये पूछा कि कौन सी टॉप 5 प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तो बट ऑब्वियस इसका जो बेस था वो मैंने बता दिया. और अब प्रोडक्ट की हम बात करें तो गुजरात में अगर आप है तो डेफिनेटली सबसे पहले आता है, इट इज अबाउट मेडिकल प्रोडक्ट्स, बिकॉज वी आर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इट, तो हम उसमें जा सकते हैं. सेकेंड नंबर पे हमारे पास अवेलेबल है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो हम बहुत बड़े स्केल में बनाते हैं. डेफिनेटली. थर्ड नंबर पे हमारे पास है बट ऑब्वियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. आप खास तौर पे मैंगो देखो, ये सीजनल मैंगो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है. हमारे ऑनियन देखो, उनके जो क्रिबल्स होते हैं, उसके अलावा जो ड्राइड किए जाते हैं, उनका आप एक्सपोर्ट देखो. फोर्थ नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो है मरीन प्रोडक्ट्स. वेनेमस श्रिम्प, ये दुनिया में बहुत मतलब ज्यादा खाया जाता है, और इसका सबसे बढ़िया प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कोई करता है कोस्ट लाइन में है. तो ये कोस्टल लाइन में, इट इज वापी अराउंड. Yeah. बहुत बहुत टेस्टी होता है. वैसे मैंने कभी चखा नहीं है, बट But लोग बोलते हैं, ऐसा. लोग बहुत बोलते हैं कि ये बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट दुबई में भी है तो मुझे बोलते हैं कि वेनेमस श्रिम्प का कुछ करो ना सर, मतलब वी वांट इट. एंड फिफ्थ नंबर पे अगर कोई प्रोडक्ट आ सकता है तो इट्स ज्वेलरी. एब्सोल्युटली, बिकॉज इट्स अवर फोर्टे बॉस. हम खुद डायमंड बना रहे हैं तो हम ज्वेलरी क्यों नहीं बना सब कुछ यहाँ पे. और यहाँ पर तीन अगर हम देखें तो देखिए सबसे बड़ा कोस्टलाइन एरिया भी यहाँ गुजरात के पास है. डायमंड में सूरत, ऑफ कोर्स टेक्सटाइल में भी सूरत. फार्मा की अगर हम बात देखें मेडिकल सेक्टर में तो सब, भरूच अंकलेश्वर, तो सब कुछ है. तो गुजरात कैन बी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल. यहाँ से सबसे ज्यादा बिजनेस भी मैं आपको रियल टाइम फिगर बताता हूँ. इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 33% हिस्सा गुजरात से है. सो गुजरात इज मतलब टुडे इटसेल्फ अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द इंडिया. एंड बट ऑब्वियस कोई एक स्टेट का इतना बड़ा शेयर ऐसे ही नहीं है. इसका रीजन है, आप देखो इन मतलब गुजरात के जितने भी सिटीज है ना, उसका अपना खुद का एक पहचान है. जैसे आपने बताया सूरत के अंदर डायमंड एंड टेक्सटाइल है, आप वापी जाओ, यू विल फाइंड आउट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द कैटेगराइज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. इतना प्लास्टिक प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता है. आप अहमदाबाद जाओ, फूड प्रोडक्ट में वो नंबर वन, वैरायटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. टेक्सटाइल के अंदर अपैरल्स की बात करें तो अहमदाबाद अगेन नंबर वन आता है. आप अंकलेश्वर और भरूच जाओ, इट इज अ मेडिकल एंड केमिकल टॉप नंबर 1 इन इंडिया. आप मोरबी जाओ और नियर अबाउट एरिया देखो, नंबर 1 इन टाइल्स एंड सैनिटरी. आप राजकोट जाओ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में नंबर 1. कोई कंपनी ऐसी नहीं होगा जिसका पार्ट आपको वहां पे ना मिल जाए. अगेन राजकोट के अंदर आप इमिटेशन ज्वेलरी देखो, नंबर 1 इन इंडिया. अगर आप ऊंझा जाओ तो हमारा जो धाना जीरू होता है, मतलब इसबगुल, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो इंडिया के अंदर. और बट ऑब्वियस है, अगर आप अमरेली और उसके महुआ के आजू बाजू एरिया में जाओ, सेवरल इंडस्ट्रीज जो कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाती है. मुझे कभी बहुत अचरज होता है, मैं आपको बताऊं आकाश भाई, आप इसके ऑनर को मिलो ना, ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, पर यूरोप में कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सालाना उनका टर्नओवर देखो 50 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर है. As I am from the Mahua, like my roots are belong to Mahua, so I know कि ऑनियन का सबसे बड़ा वहाँ के ऑनियंस तो यहाँ आते ही नहीं है. Absolutely. बाहर ड्राई होके चले जाते हैं यूरोप कंट्रीज में. Yes, absolutely. So every city has a charm when I'm talking about the Gujarat. एंड यही चार्म पूरे इंडिया के हर एक सिटी में बन सकता है. आप देखिए उन्हीं के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला. इट इज द वन नेशन वन प्रोडक्ट, ONOP, एंड उसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP.
तो वन नेशन वन प्रोडक्ट का क्या कि देयर आर सेवरल प्रोडक्ट जो हमारी मतलब अपनी खुद की ऐसी एक्सपर्टीज है, जैसे कि बासमती राइस। Yep. और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डिस्ट्रिक्ट बेस पे जो प्रोडक्ट ऐसी है जिनका अपना फोर्टे है, आप उनको एक्सपोर्ट में लेके आओ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, जिनमें बिहार के अंदर आपको याद होगा मखाना का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। हाँ इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मखाना एंड दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट बना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए। अगर मैं तो बोलता हूँ न्यू एंटरप्रेन्योर खाली उस पर फोकस कर ले तो भी डेफिनेटली हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। डेफिनेटली एंड सो काम करने की शिद्दत भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सो शुरुआत वहीं से होती है, डेटा एनालिसिस। इफ यू नो दैट in which product we have to do, then you can do it. Otherwise, not Definitely. possible. And second question is कि top 5 country for the export. The answer is African, because क्यों? Africa is the future. हम्म देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज आर ग्रोइंग इकोनॉमीज। हम्म ये वो बेल्ट है जो बहुत फलद्रुप है। हम्म आप कभी आराम से बैठ के रिसर्च करो, ये पूरा खंड इतना फलद्रुप है कि यहाँ पे आपको कोई भी तरह का यूरिया नहीं चाहिए, कोई भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। आप दाना बो और प्रोडक्शन चालू। देयर आर सेवरल इंडियंस जो आज अफ्रीका में करोड़पति हो चुके हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स का मतलब वो प्रोडक्शन करते हैं एंड देन आफ्टर उसको एक्सपोर्ट करते हैं कंप्लीटली यूरोपियन अमेरिकन मार्केट में, जो कि वेजिटेबल एंड फ्रूट में है, और वो करोड़पति बन चुके हैं। तो अफ्रीका इसलिए फ्यूचर है कि ये बहुत बड़ा खंड है, जमीन इतनी पड़ी है कि आप आपकी ताकत हो इतना आप प्रोडक्शन करो ना, बैरन लैंड पड़ा हुआ है। थर्ड नंबर पे ये पॉपुलेशन धीरे 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 कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बढ़ रही है। टोटल 54 कंट्रीज अफ्रीका में है। Yep. और नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। Definitely. सो जैसे जैसे उनको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, वैसे वैसे ना वो लोग समझ रहे हैं कि हमको कौन लूट रहे हैं, कौन हमसे लेके भाग गए। अभी वो लोग कंपोज हो चुके हैं, मतलब अभी ये इतना ओपन अपनी पॉलिसीज को नहीं कर रहे हैं। सो इंडिया को वो बहुत ट्रस्टेड पार्टनर मानते हैं आकाश भाई, बिकॉज देर आर सेवरल इंडियन जो 3-3 4-4 पीढ़ी से अफ्रीका में है, और उनकी मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर्स भी है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि उसको बहुत ट्रस्ट है आपके ऊपर, एंड इसीलिए। और आप जियोग्राफिकली भी देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा अफ्रीका है, यहाँ इंडिया है, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। एंड एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ दैट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजों को लेकर अफ्रीका हमारे लिए फ्यूचर मार्केट है। डेफिनेटली। फिर दुबई ये सभी का अभी हब क्यों बनाऊंगा? अच्छा, ये क्वेश्चन बाकी रहेगा, हमारा बाकी रह गया। डेफिनेटली, एंड इट मस्ट बी आस्क्ड क्वेश्चन। चलिए अब ये समझते हैं। तो मैंने पहले ये बताया कि दुबई के अंदर सबसे ज्यादा हमारे साथ चीटिंग हो रहा है, बिकॉज सम ऐसे रीजन जहाँ पे शायद उनके पास मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं बचता है, फिर आपके साथ चीटिंग करता है। इट्स फाइन, अगर हमें सेफ रहना है तो मुझे पेमेंट टर्म को संभाल के रखना है। डेफिनेटली उधारी में दिया तो गए, समझो, सिंपल। पर ये जो सवाल है ना कि दुबई को हम लोग हब क्यों बना रहे हैं, तो यूएई को हम हब क्यों बना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, उनमें से 5 चीज मैं बताता हूँ उनके रीजन में। सबसे पहला रीजन, जियोग्राफिकली आप यूएई को देखो तो ये 3 सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। इट इज यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। अगर आपकी कंपनी वहां पे है ना, तो वहां पे बैठे बैठे आप ये तीनों कॉन्टिनेंट को सर्व कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा वहां पे अवेलेबल है। इवन खाली दुबई आप देखो ना, इट इज 35 लाख एंड मोर। तो क्या होता है, इंडियंस अवेलेबल है, तो हमको अगर कोई भी काम के लिए इंडियन चाहिए तो इजीली अवेलेबल है, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। थर्ड नंबर पे आप उनके पोर्ट और एयरपोर्ट देखो, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वन। अब दुबई एयरपोर्ट देखो, ये जितना कार्गो हैंडल करता है, बट ऑब्वियस इन दैट केस ये पूरे तीनों कॉन्टिनेंट में कार्गो पहुंचा सकता है। एंड सेवरल एयर फ्रेट के लिए ये मिडल पॉइंट है जहां से एयर फ्रेट कार्गो उतरता है, चढ़ता है। एंड जेवेलली पोर्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट, जिनकी कनेक्टिविटी दुनिया के ऑलमोस्ट कोनों में है, और लगभग वेसल्स वहां से पास होती है तो वहां पे रुकती है और कार्गो लोड अनलोड होता है, तो इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता है। चौथे नंबर पे 0% इनकम टैक्स एंड 0% वेट। इफ यू आर इन द वी कैन से जाफजा, इन राकेश, इन डीएमसीसी, ये सब फ्री ट्रेड जोन है। अगर आप फ्री ट्रेड जोन में है बॉस, आपका 1 भी रुपया टैक्स नहीं जाता है। तो अगर मैं फ्री ट्रेड जोन में बैठा हूँ, मेरी कंपनी खोल के, इंडिया से मैं मटेरियल लेके आया और धीरे धीरे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, आई कैन डू दैट। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वहां से मुझे कनेक्टिविटी बहुत इजीली मिलती है अमेरिकन एंड वी कैन से अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्री के। तो वहां से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में करूँ और वहां से पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करूँ। डेफिनेटली हो सकता है। एंड 5th नंबर पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, डेफिनेटली आपने वहां पे कंपनी खोला, इंडिया से प्रोडक्ट लेके आओ, उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहां जहां पे है वहां पे एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट कर सकते अगेन हैं यू विल इजीली। फाइंड आउट द ड्यूटी जीरो। एग्जांपल से समझते हैं, मोरक्को, हम्म, इंडिया का मोरक्को के साथ एग्रीमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूँ मोरक्को में तो ड्यूटी मेरे लगी इंपोर्टर को ड्यूटी भरना पड़ेगा। बट मैं अगर प्रोडक्ट को मान लो दुबई भेजूं और दुबई से मोरक्को भेजूं, ड्यूटी जीरो, इसीलिए बिकॉज दुबई का मोरक्को के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सब स्ट्रेटेजी, इफ यू डेफिनेटली लर्न इट नो, आई टोल्ड इट अर्लियर, मैं फिर से बोलता हूँ, एक क्लस्टर ऑफ द प्रोडक्ट और एक कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक मार्केट, यू कैन बी अ करोड़पति। डेफिनेटली दैट्स द अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ, अपनी कंफर्ट जोन को कोई छोड़ के नहीं जाता, तब उसको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, और वो वही के वही रह जाता है। हम्म। सर ये सब कुछ तो हो गया एक्सपोर्ट के बारे में, बट जो लोग अभी इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके बारे में क्या? देखिए एब्सोल्युटली ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम्म, बिकॉज एज अ पेट्रियोटिक पर्सन हम तो एक्सपोर्ट पे बात करेंगे। डेफिनेटली क्योंकि लेकिन मेड इन देखिए, इंडिया फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, बट देखिए इंडिया के अंदर अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इंपोर्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप एक इंपोर्टर के तौर पे भी अपने करियर शुरू करें तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसा मार्केट है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि देयर आर सेवरल कंपनीज जो राइट नाउ इंडिया में इंपोर्ट करके ऑनलाइन सेल से करोड़पति बन चुकी हैं। या तो देखिए जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो चार चीजों को हमेशा याद रखें। इंपोर्ट वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। पहली बात कि जो भी इंपोर्ट कर रहे हो उसका ड्यूटी जरूर चेक करें, बिकॉज चाइना से मिला सस्ता, इंडिया में लेके आ गए, लगा इसके ऊपर प्रॉफिट चढ़ा के बेचेंगे, पता चला कि यहाँ पे 300 टका ड्यूटी है, तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन गड़बड़। सो प्लीज चेक द ड्यूटी फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे, अगर कुछ भी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो तो उनके सीसीआर चेक करें, इट इज कॉल्ड द कंपलसरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट। ओके अगर प्रोडक्ट इंडिया में एंटर हुआ और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। पड़ेगा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको प्रोडक्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, या तो वो कचरे में डालेगा या तो फिर आपको व्यवहार करना पड़ेगा, जो हम जानते हैं। हाँ। अंडर तीसरे, टेबल प्रोसेस। हाँ, तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि कई मैंने इंडियंस देखे हैं जो इसको फोकस नहीं करते हैं। इफ यू आर इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट इन इंडिया एंड डेफिनेटली एक बार अगर प्रोडक्ट खराब आया या क्वांटिटी में लेस आया, अब क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकेशन प्रोसेस जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं होता। एंड सो हम ऐसा दाव खेले ही क्यों जहां पे अपने पैर पे कुंवारी हो। जिस वक्त माल आपका सोर्सिंग कंट्री से निकले आप उसी वक्त प्री इंस्पेक्शन करवाओ। प्री इंस्पेक्शन से ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ नहीं है। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार करवाना चाहिए, बट इनिशियली जब शुरुआत करो तब 4-5 बार तो बिल्कुल करवाओ। एक बार तुम्हारा उसके साथ रेपो डेवलप हो गया उसके बाद जरूरत नहीं है, बट इनिशियली तो करवाओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई कंटेनर्स देखे हैं जो क्वालिटी के इश्यू की बदौलत या तो क्वांटिटी के इश्यू की बदौलत ये रिटर्न करने की प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन सामने वाला सुनता नहीं है, एंड इट इज द Definitely. बिगेस्ट इशू। एंड चौथे नंबर पे इट इज अबाउट द नोटिफिकेशंस। देखिए इंपोर्ट में कई सारी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन दिए हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट में ड्यूटी जीरो भी कर सकते हैं, ये नॉलेज है। इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन डू दैट। सो कंक्लूडेड थिंग ये है कि इंपोर्ट में कोई इश्यू नहीं है, पर नॉलेज लेके करो ताकि कहीं पे फंसो नहीं, बस। डेफिनेटली। और जब हम अभी अभी कैंटन फेयर गया राइट, और ज्यादातर इंडियंस चाइना इसीलिए जाते हैं कि कुछ वहां से इंपोर्ट कर सके और यहाँ पे आके वो बेच सके या फिर यहाँ से असेंबल करके एक्सपोर्ट करें। कौन सी ऐसी आप 5 प्रोडक्ट बताना चाहेंगे कि जो अभी ज्यादा आ रही है या फिर उसका फ्यूचर है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द चाइना? वैसे क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में बट ऑब्वियस जाएगा। इफ वी डू द डेटा एनालिसिस, मैंने आपको पहले बताया आकाश भाई कि टोटल 11,000 प्रोडक्ट समथिंग हमने इंपोर्ट किए हैं। इंपोर्ट की है तो definitely. टॉप 5 कैटेगरीज अगर हम देखें, अब देखिए नेचुरली जो इंपोर्ट हो रहा है इसमें कैटेगरी वाइज नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। लाइक आप पेट्रोलियम ले लो, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम, हमारे पास तो है नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, अगेन कंज्यूमर मार्केट है हम गोल्ड का। तो ये कॉमोडिटीज ऐसी है जो हम लार्ज इंपोर्ट Large करते हैं। import आप ये दोनों को पकड़ो ना, 12 लाख करोड़ तो खाली इसका ही होता है। दैट इज ह्यूज। ह्यूज ह्यूज। तो इसके साथ कनेक्टेड जो ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स है इसका भी बड़ा इंपोर्ट है। बट हम जनरल प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट हो रहे हैं उस प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर खासतौर पे टेक्सटाइल मशीनरी, जिनका हम बड़े लेवल पे इंपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली। सेकेंड नंबर पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका
हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अभी इसमें कैटेगरी वाइज मेडिकल भी आ जाता है और उसके साथ साथ जो जनरल कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हम डेवलप करते हैं, जैसे कि यान हो गया, या तो जो स्पिंडल्स के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वगैरह वगैरह। थर्ड नंबर पे जो लार्जेस्ट इंपोर्ट होता है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होता है। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हम क्लबिंग करते हैं और उसके बाद एक मशीनरी को तैयार करते हैं। तो देर आर सेवरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। एंड फोर्थ नंबर पे अगेन वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ डिवाइसेस बनते नहीं है। हम छोटे छोटे डिवाइस बहुत सारे बना रहे हैं, बट जो बड़ी मशीनरी काइंड के डिवाइसेस हैं इनको हम वर्ल्ड वाइड बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली। एंड फिफ्थ नंबर पे है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये बहुत इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। अब देखिए किचन वेयर की प्रोडक्ट्स हो या जो बट ऑब्वियस ऑफिस की प्रोडक्ट्स फर्नीचर है, प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा फर्नीचर प्रोडक्ट्स से बहुत इंपोर्ट हो रहा है। तो ये वो 5 कैटेगरी है जिनके अंदर हम अच्छा खासा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी में हम इंपोर्ट ऑलरेडी अच्छा खासा कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो टॉप 5 के अंदर मेरे ख्याल से इसमें से कोई ना भी हो और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। पर मैं इंपोर्ट में नहीं हूँ ज्यादा, इसलिए मुझे इतना नहीं पता है। तो इसीलिए हाँ। इसीलिए यही सेगमेंट हम तो लास्ट में रखा है कि चलो ऊपर का ओवरव्यू हम देख ले। और बट हाँ आकाश भाई, मुझे ये पता है कि इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, क्या बिकॉज होता है। सो वी हैव डन 2 to 3 कंसाइनमेंट रिगार्डिंग टू द इंपोर्ट ओनली। सो मुझे प्रोसेस पूरा पता है, बट आई एम नॉट इन इंपोर्ट ओनली। नहीं सर, टू बी वेरी सेल्फिश, मैं इंडिया को डेवलप नेशन के तौर पर देखना चाहता हूँ और वही मेरा आज का पूरा मोटिव और इंटेंशन भी था कि चलो कैसे किस तरह से एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही समझना चाहता था। और आई एम डेम श्योर कि जितने भी हमारे ऑडियंसेस हैं उसको भी ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें या फिर कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या नहीं समझ आया। मैं ट्राई करूंगा कि अमित भाई से आपको उसी क्वेश्चंस के आंसर दिलवाऊं और वहाँ पे हम कमेंट में भी आपको आंसर करेंगे। विल ट्राई। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है प्लीज हमें कनेक्ट करें। अमित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप इतने आज बिजी स्केड्यूल में भी थे, बैक टू बैक इवेंट्स, बैक टू बैक मीटिंग्स, और उस बीच आपने ये दोपहर का टाइम चुना कि चलो पॉडकास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे बहुत सारे ऑडियंस में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे और उसमें से 3 से 4 लोग अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, करोड़पति भी बनते हैं और करोड़ों डॉलर इंडिया में लेके आते हैं ना, उससे हमें फर्क पड़ता है। बट लास्ट में जो मेरा कंक्लूजन सेंटेंस है वो मैं बता देता हूँ, दैट बॉस यू आर इन इंडिया, यू हैव द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बस थोड़ा पेशेंस रखो, प्रिपरेशन करो, और बट ऑब्वियस आप अपना थोड़ा टाइम जो है ना वो एनालिसिस को दो। अगर आप एनालिसिस प्रॉपर करेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता आगे सफल होने में। और ये इतना बड़ा बिजनेस है कि जिनकी सीमाएं है ही नहीं। आप पकड़ लो कि स्काई इज द लिमिट। बट जरूरत है वो लेवल ऑफ पेशेंस की जहाँ पे आप डेवलप करो अपने आप को, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ और कोई एक प्रोडक्ट कैटेगरी में इतना पावरफुल काम करो कि दुनिया को जो चाहिए ना वो आप उनको बेच पाओ। सो दैट्स व्हाट दैट इंडिया इज द फ्यूचर। डेफिनेटली सर, इंडिया इज द फ्यूचर और यही इंडियंस को हम बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं एंड दैट्स द मोटिव। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कीप फॉलोइंग योर स्किल, क्योंकि ये स्किल का मामला है।